अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल हमने डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पे बात की थी। डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पास पेपर में हमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ज़रा नज़र क्विकली वॉक थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था जिसका मैंने आपसे जिक्र कर दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन रिसेंट अटैम्प्ट में ऑटम 24 में आया हुआ था जिसका मैं आपसे जिक्र नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा कि आज हम इन दोनों क्वेश्चन को भी ज़रा नज़र से गुजार लें। पहली बात, डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने कहा था सिंपल क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का। एक्सप्लेन व्हाट डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स, आल्सो स्टेट्स 2 एग्जांपल्स ऑफ डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी एंड दिस इज द आंसर। 3 नंबर में उसने सिर्फ ये जवाब दिया हुआ है, जो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा इनसफिशेंट है। 3 नंबर का मतलब होता है 5-6 मिनट, तो 5-6 मिनट के लिहाज से शायद ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन है, 3 नंबर हैं, तो मुझे लगता है कि डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन तो शायद यही रहेगी। डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी इज एन innovation that significantly alters ways consumer industries or business operate। लेकिन मुझे लगता है हमने इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा था, हमने डेफिनेशन भी इससे ज़्यादा पढ़ा था। हमने कहा था कि हमने ये भी जुमले पढ़े थे कि डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी पुराने तमाम प्रोसेसेस को, टेक्निक्स को ऑब्सोलीट कर देती है, रेंडर ऑब्सोलीट, और काम करने के नए एफिशिएंट तरीके लेके आती है। तो शायद ये 2 जुमले और इसके आगे ऐड होने चाहिए थे, क्योंकि मार्क्स 3 है बेटा। मैं आपको फिर याद करा दूं, थ्योरी में हमेशा मार्क्स के हिसाब से कंटेंट्स डिसाइड करो, मुझे कितना कंटेंट लिखना है, कितनी क्वांटिटी लिखनी है। तो ये टोटली इनसफिशिएंट है, ये तो 1 नंबर का रिस्पॉन्स लग रहा है मुझे, ये 3 नंबर का रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं है। फिर 2 एग्जाम्पल्स की गई हैं, तो एग्जाम्पल में से सिंपली आइडेंटिफाई कर दी, 3D प्रिंटर है, ब्लॉकचेन है, टेक्नोलॉजी है। तो मुझे लगता है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पल्स है, एक्सप्लेनेशन में इनका इस्तेमाल नहीं है। तो हमें जो भी एग्जाम्पल लेनी है उनको हमें एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल में ई कॉमर्स की एग्जाम्पल पढ़ी थी कि ई कॉमर्स ने, और फिर हमने इसका नीचे एक पैरा पढ़ा था, ई कॉमर्स ने किस तरह डिस्टर्ब किया पुरानी तरीके शॉपिंग के, जिसमें हमने थोड़ी शायद ये भी बात की थी, पहले शॉपिंग के लिए आपको मॉल में जाना पड़ना था, अब घर बैठे आप 24 घंटे एनी टाइम किसी टाइम कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो। पाकिस्तान में शॉपिंग करनी है, आप अमेरिका में बैठ के भी पाकिस्तान की शॉपिंग कर सकते हो, पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका में शॉपिंग कर सकते हो। सो ई कॉमर्स हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह उसने, टेक्नोलॉजी ने डिस्टर्ब किया। इसी तरह हमने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की थी, हमने कहा वो भी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, उस पर भी हमने शायद एक्सप्लेनेशन में बात देखी थी कि इसने पेट्रोल गाड़ियों को ऑब्सोलीट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कर रही है, और उससे रिलेटेड बहुत से बिजनेसेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और नए बिजनेस मर जाएंगे। तो पुराने तरीकाकार को बदलना, कंज्यूमर बिहेवियर बदलना, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड थी। दिस आंसर जो ICAP का आंसर है, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। इसलिए मैंने आपको पहले भी फाइनेंस पढ़ाते हुए ये बात की हुई है कि आपने ICAP के सोल्यूशन को हतमी नहीं मानना। बाज़ का उनमें कहीं ना कहीं एरर्स आ जाती है, न्यूमेरिकल में भी कोई गलती आ जाती है, और थ्योरी में भी आप देख रहे हैं ये क्लियर मिस्टेक है। मैं नहीं कहता ये गलत आंसर है, बट दिस इज इनसफिशिएंट रिस्पॉन्स टू 3 मार्क्स क्वेश्चन। अच्छा जी, रिसेंट क्वेश्चन जो ऑटम 24 में आया, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल था। इसमें क्या जी, डिफाइन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, ये तो वही बात है, डिफाइन है, लेकिन डिफाइन है, एंड डिस्कस whether each example of technological advancement listed above is disruptive or non-disruptive। उसने कहा जी पहले तो बताओ, डिफाइन कर दो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है क्या। ये तो वही वाला पार्ट है पीछे जो हमने देखा था, लेकिन ऊपर कुछ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, कुछ टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया। उसने कहा डिस्कस करो, क्या ये डिस्रप्टिव हैं या नहीं है। मतलब डिस्रप्टिव हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। हम सवाल पढ़ते हैं जी, छोटा सा केस सा उसने बनाया हुआ है। Examples of technological advancement include blockchain technology, the 5G network, Intel's new generation of Core i7 processor, 3 terabyte USB drive, Windows 11, social media platforms and e-commerce। हमसे पूछा जा रहा है बताइए, पहली बात डिफाइन, तो डिफाइन तो हमने अभी डिस्कस किया, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। हमसे पूछा जा रहा है ये जो उसने टेक्नोलॉजीज का जिक्र किया है, क्या ये डिसरप्टिव है। स्टार्टिंग विद ब्लॉकचेन, क्या ये डिसरप्टिव है। यस, दिस इज डिसरप्टिव। तो पहले तो हमने बताना है जी ये डिसरप्टिव है। इसके बाद डिस्कशन। अच्छा, यहाँ पे उसने वैसे अजीब सी बात है, इधर उसने कहा डिस्कस और एग्जामिनर सोल्यूशन में लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, तो ये भी एक अनोमली है बेटा, ठीक है।
यहाँ पे ऊपर उसने डिस्कशन का वर्ड यूज किया हुआ है और नीचे इसने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी हुई है। ये भी गलत बात है, एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन में फर्क होता है, वी शुड रिमेंबर। तो जनाब हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ब्लॉकचेन डिसरप्टिव क्यों है, शायद हमें बताना है कि ये डिसरप्टिव क्यों है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं डिसरप्टिव होने की जी। क्योंकि हमने जो बात की थी कल कि इसने हमारे जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसको बदल दिया है। ब्लॉकचेन क्योंकि प्राइमरली इसकी जो पॉपुलैरिटी हुई बिटकॉइन आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें इस्तेमाल से इसकी पॉपुलैरिटी इस टेक्नोलॉजी की हुई, और अल्टीमेटली इसने सिक्योर जो आपकी मूवमेंट, सिक्योर आपकी जो मैसेज की कम्युनिकेशन थी उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गया। इसीलिए इसको बैंकिंग्स ने भी इसको अडॉप्ट किया गया और क्रिप्टो करेंसी ने इसको यूज़ किया सिक्योर ट्रांजैक्शन की बुकिंग के लिए। 5G टेक्नोलॉजी, इज इट डिसरप्टिव और नॉट? 5G डिसरप्टिव है, कैसे डिसरप्टिव है जी बताएंगे को मुझे? 5G डिसरप्टिव क्यों है? इंटरनेट तो पहले भी था ना, इंटरनेट की स्पीड 5G में आके एकदम इतना लेवल अप चला गया कि पहले बहुत से काम जो ऑनलाइन नहीं हो पाते थे वो ऑनलाइन होने शुरू हो गए। क्योंकि पहले अगर आप लोगों ने तो वो दौर देखा नहीं हुआ, हमने जब इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया था, वाईफाई का कॉन्सेप्ट तब होता नहीं था, फाइबर ऑप्टिक तब होती नहीं थी, टेलीफोन की जो कनेक्शन होते थे अब तो वो भी फाइबर ऑप्टिक हो चुके हैं, कॉपर केबल टेलीफोन की यूज़ होती थी। तो इंटरनेट उनके थ्रू कनेक्शन इनिशियली जब लॉन्च हुआ था, आई रिकॉल इन 90s पाकिस्तान में, जब इंटरनेट का कनेक्शन 90s में पाकिस्तान में आया था, तो टेलीफोन के डायलअप के थ्रू वो हम लिंक करते थे इंटरनेट को। फिर ग्रेजुअली ये आपका फिर टेलीफोन से आपका चला गया, टेलीफोन का कॉपर केबल से फाइबर ऑप्टिक पे चलेगी, और फिर ये मोबाइल नेटवर्क भी आने शुरू हो गए, तो यहाँ से भी नेटवर्क की हमें फैसिलिटी मिलनी शुरू होगी इंटरनेट की। लेकिन इनिशियली ये इतना स्लो होता था कि आप हार्डली फाइल्स ही वर्ड की या एक्सेल की रिसीव और सेंड कर पाते थे। पिक्चर रिसीव करना, सेंड करना बहुत मुश्किल होता था, और वीडियो तो नामुमकिन होती थी उस ज़माने में कि आप वीडियो सेंड रिसीव कर सको, बिकॉज इंटरनेट यूज्ड टू बी सो स्लो। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती गई तो आपके काम करने के तरीके बदलते गए। आपके अब जैसे आप वीडियोस बड़ी कन्वीनियंटली कर सकते हो मूव, बल्कि अब तो आपकी वीडियो कॉल्स कितनी कॉमन हो चुकी हैं, ऑफिस की मीटिंग्स आपकी जूम के थ्रू इतनी कॉमन हो चुकी हैं, लाइव क्लासेस आपके सेक्टर में देखो तो कॉमन हो चुकी हैं, जस्ट बिकॉज द टेक्नोलॉजी। सो दिस इज डिसरप्टिव, इसने चीज़ों को बदला है। इट इज़ कंसिडर्ड डिसरप्टिव बिकॉज इट ड्रामेटिकली इंक्रीजेज स्पीड एंड रिड्यूस लेटेंसी, enabling new technologies like autonomous vehicles and IoT. It also transforms industries by supporting new business models and applications. Additionally, it requires substantial change to existing infrastructure, driving a shift in telecommunication and other related sectors. तो जनाब ये तो डिसरप्टिव होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है जी i7 कोर प्रोसेसर। दिस इज नॉन डिसरप्टिव, ये आपकी नॉन डिसरप्टिव है। क्यों भला? क्योंकि इसने सिंपली i5 से i7 में क्या हुआ कि प्रोसेसिंग की स्पीड थोड़ी बढ़ गई है, ऑल टुगेदर चेंज नहीं आ गया, काम करने के तरीके नहीं बदल गए। मतलब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पता नहीं i5 है शायद, हाँ ये मैं i5 यूज़ कर रहा हूँ, तो जो i7 यूज़ कर रहा है मेरे लिए i7 कोई मेरा काम करने का तरीका नहीं बदलेगा, ठीक है। तो मेरे लिए i5 से i7 में भी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाए, जो काम मैं 10 मिनट में करता हूँ वो 8 मिनट में होना शुरू हो जाए, इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। काम करने का तरीका नहीं बदल गया, ज़िंदगी नहीं बदल गई मेरी, ठीक है। तो ये नॉन डिसरप्टिव है। नेक्स्ट हमारी आइटम है जी USB ड्राइव, ये भी नॉन डिसरप्टिव है। पहले 2 टेराबाइट की होती अब 3 टेराबाइट होगी। पहले 5 GB 10 GB 16 GB 100 GB टेराबाइट में चले जाओ, क्या स्टोरेज डिवाइस ही है ना, काम करने के तरीके तो इसे नहीं बदल गए। मतलब मैं जैसे पहले काम करता पहले भी वैसे ही है। ऑल हम कहते क्या है कि काम करने के तरीके बदल जाए, कन्वीनियंस बदल जाए, कंज्यूमर बिहेवियर बदल जाए, तो स्टोरेज डिवाइस की स्पेस बढ़ जाने से ऐसा कुछ चेंज नहीं आता, वो भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। हाँ आप पुराने ज़माने में जब थे ना हम, तो वहाँ पे कंप्यूटर की स्टोरेज बदल रही थी, जैसे रैम बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही थी, आपकी हार्ड डिस्क बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही थी, उस ज़माने में चीज़ें शायद बदल रही थी।
उस ज़माने में चीज़ें बदल रही थी कि काम पहले बहुत से काम जो आपको मैनुअली करने पड़ते थे या कंप्यूटर पे इम्पॉसिबल थे करना, वो कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही थी। तो वहाँ पे आप कह सकते हो उस ज़माने की डेवलपमेंट शायद डिस्ट्रप्टिव थी, बट यहाँ पे ये प्रोसेसर i5 से i7 हो जाना या USB 2 टेराबाइट से 3 टेराबाइट हो जाना, ये नॉन डिस्ट्रप्टिव है। विंडोज़ 11 अगेन नॉन डिस्ट्रप्टिव, मतलब मुझे विंडोज़ 11 आ गई तो मुझे तो ज़रूरत भी फील नहीं है कि मुझे उस पर जाना चाहिए। शायद कोई बहुत एडवांस लेवल काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी, वही मैं कह रहा हूँ 10-15-20% बढ़ती है उससे, कोई उनका इंटरफेस बेहतर हो, लेकिन मुझे ऐसा कोई ज़रूरत फील नहीं हुई कि मुझे उसकी ज़रूरत हो। नॉन डिस्रप्टिव है। सोशल मीडिया, यस दिस इज़ डिस्रप्टिव, इस पर हम बात कर चुके हैं। इसने मार्केटिंग का, कम्युनिकेशन के सारे तरीकाकार ही बदल दिए। अब सारी न्यूज़पेपर मार्केटिंग, मैगजीन में एडवर्टीजमेंट, आउटडोर एडवर्टीजमेंट तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब सोशल मीडिया के आने के बाद हमारे गूगल एड्स, हमारे फेसबुक पे एड्स, हमारे आपके इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट, उनके चैनल्स प्रमोशनल, यूट्यूब चैनल्स वो प्रमोशन में यूज़ हो रहे हैं। फिर व्लॉग्स, ब्लॉग्स, ये हमारे रोल प्ले कर रहे हैं मार्केटिंग में, उस रेफरेंस देखे कम्युनिकेशन में। तो दिस इज डिस्रप्टिव। ई कॉमर्स, दिस इज डिस्रप्टिव, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। ई कॉमर्स डिस्रप्टिव है, दैट्स इट। तो ये जनाब हमारे, अब यहाँ पे बेटा अब इसमें एक और चीज़ बता दूं, अब ये सवाल था कितने नंबर का? 6 नंबर का। उसके लिहाज से इसके कंटेंट देखें तो एग्जामिनर ने काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं। असूलन तो अगर आप डेफिनेशन लिखें, मेरे हिसाब से 1 नंबर डेफिनेशन का होना चाहिए। और टेक्नोलॉजीज आगे कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टेक्नोलॉजीज हैं। तो मुझे सॉरी आगे 7वीं भी है। तो मुझे तो लगता है कि 1 नंबर आपकी डेफिनेशन का हो जाएगा और 7 टेक्नोलॉजीज का कम से कम हाफ मार्क आपका सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का होगा। आइडेंटिफिकेशन की ये कैलकुलेशन आपके जहन में होनी चाहिए, कितना कंटेंट्स आपने लिखना है। हाफ मार्क कम से कम आइडेंटिफिकेशन का होना चाहिए। तो 7 आइडेंटिफिकेशन 3.5 नंबर हो गए, तो 4.5 नंबर हो गए। इसका मतलब डिस्कशन के आपके मार्क के 1.5 नंबर बनते हैं। तो आपने कोई लंबी कहानियां नहीं डालनी, एक 1.5 लाइन में काम खत्म करके आगे चलना है, ठीक है। 1.5 नहीं होगा, 2 नंबर हो जाएंगे डिस्कशन के, एक्सप्लेनेशन के। लेकिन मेरे हिसाब से आपने डेफिनेशन लिख दी और आइडेंटिफाई कर दिया तो आपके कम से कम 6 में से 4 नंबर तो जरूर बन जाएंगे आपके। 7 आपने आइटम्स को आइडेंटिफाई कर दिया, ये डिस्रप्टिव हैं या नहीं, और एक डेफिनेशन दे दी, तो कम से कम 4 नंबर से बन जाएंगे। बाकी 2 नंबर आपके डिस्कशन के, एक्सप्लेनेशन के आगे रह जाते हैं। तो आपने क्वांटिटी डिस्कशन की, ये जैसे यहाँ पे इसने तकरीबन 3-3, 4-4 लाइनें लिख दी हैं, इतनी नहीं लिखनी, आपकी एक एक लाइन की रीजन ही, एक्सप्लेनेशन ही काफ़ी रहेगी। उसने वर्ड यहाँ पे डिस्कशन जरूर लिखा है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मार्क्स के हिसाब से चलना है भाई, मार्क्स के हिसाब से आउट ही नहीं होना। टोटल यहाँ पे 6 मार्क्स हैं, उस हिसाब से टाइम आपने लगाना है, टाइम ज़्यादा ना लग जाए, ये ख्याल करना है। कंटेंट बेशक आपके दिमाग में ज़्यादा भी आ रहा हो, आपने मार्क्स के हिसाब से कंटेंट को लिखना है। अच्छा जी, अब हमारे जो आखिरी राउंड है चैप्टर 1, 2, 3, उनकी तरफ नज़र डालते हैं ज़रा। इनके नोट्स मुझे लगता है मैंने शेयर कर लिए थे आपसे, कर लिए थे ना? हाँ, तो ये मैंने कोशिश किया कि इनको समराइज वे में आपके साथ नोट्स प्रेजेंट कर दिए जाएं आपको, ताकि आपको इनको पढ़ने में और मेमोराइज करने में आसानी रहे। इन चैप्टर के बारे में आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम की कोई किल्लत है तो आप किताब की तरफ ना भी जाओ, तो सिर्फ एक ये नोट्स ही पढ़ लो, उससे गुजारा कर लो। अगर टाइम की किल्लत है, टाइम है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। लेकिन अगर टाइम में आपको लगे दिक्कत है, चैलेंज आ रहा है, तो इनको आप सिर्फ नोट्स की हद तक ही महदूद कर लो तो भी ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनमें सिर्फ एक दफ़ा अभी तक पिछली 5-6 टाइम में एक दफ़ा 5 या 6 नंबर इसी चैप्टर का, पॉलिटिकल चैप्टर 1 से ही शायद सवाल आया हुआ है, और ऑटम 22 में आया था ये सवाल। अच्छा, सवाल काफ़ी लेंथी था लेकिन बड़ा सिंपल सवाल था। अभी इसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड बिजनेस, इस पर हमारी ब्रीफ डिस्कशन जब हम पेस्टल पढ़ रहे थे हम कर चुके हैं। जब पेस्टल की एप्लीकेशन कर रहे थे वहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बिजनेस पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का असर क्या आता है उस पर हम बात कर चुके हैं। पॉलिटिकल के बारे में मैं कहा था, बेसिकली यहाँ पे पेस्टल में एक पॉलिटिकल था और एक लीगल था। हमने कहा ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेट करती हैं। पॉलिटिकल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती हैं और लीगल में लॉज आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हर पॉलिसीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या कहा था?
शॉर्ट टर्म होती हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है उनका। लॉ जैसे एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग प्रॉफिट शुड पे टैक्स, दिस इज लॉ। लेकिन टैक्स का रेट क्या होना चाहिए, टैक्स की बेस क्या होना चाहिए, एग्जम्पशंस क्या होनी चाहिए, पॉलिसीज के थ्रू हर साल गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। गवर्नमेंट जो आती है अपनी पॉलिसीज के हिसाब से रेट बदल देगी, एग्जम्पशन बदल देगी, ये बदलती रहती है, ठीक है जी। सबसे पहले जनाब इसमें पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है, ये बेटा बेसिकली है तो याद करने वाली चीज़ें, समझाने वाली चीज़ें कम हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है, यहाँ पे अगर पढ़ें, अ वे फॉर पीपल टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, बैलेंस डाइवर्स इंटरेस्ट एंड क्रिएट पब्लिक पॉलिसीज फॉर कॉमन गोल थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। अब इसमें तीन चार जो मैंने आप कह लें फ्रेजेस अंडरलाइन की हैं, इनको मिला के आप कोई भी एक जुमला कंस्ट्रक्ट कर दो। डेफिनेशन इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं, कई लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई हैं, मैंने एक डेफिनेशन सिर्फ यहाँ पे डाली है, किताब में शायद 2 या 3 डेफिनेशन दी होगी, आपको 2-3 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए ये डेफिनेशन जो हमें लगता है कि करीब तर है, मुझे लगता है कि हमारे जनरल इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स होती है उससे, तो मैंने इसको लिया कि फॉर द पीपल टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, बैलेंस डाइवर्स इंटरेस्ट, क्रिएट पब्लिक पॉलिसीज फॉर कॉमन गोल्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस, ठीक है जी। तो ये आपकी डेफिनेशन है। पॉलिटिकल सिस्टम इन एनी कंट्री शेप्ड बाय फैक्टर, पॉलिटिकल सिस्टम बिजनेस पे इफेक्ट डालता है, लेकिन ये बनता कैसे है जिसको हमें देखना चाहिए। रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी और सोसाइटल बिलीफ्स क्या हैं, एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशन क्या चल रहे हैं, सोशल एंड रिलीजियस नॉर्म्स क्या हैं, एंड द ऑपोजिशंस इकोनॉमिक एजेंडा क्या है। ये सब मिल के आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसी है। क्योंकि एक चीज़ हमने जो डिस्कस की थी कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट विल इम्पैक्ट आवर बिजनेस, और यहाँ पे इस चैप्टर का जो बाकी डिस्कशन के बाद कंक्लूजन है वो यही है, क्या अगर आप अपने बिजनेस को कामयाबी से लेकर चलना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है, और एट टाइम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट भी कर सकती हैं और यूज भी कर सकती हैं। ये इस सारे चैप्टर का निचोड़ यही है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेसेस पे इफेक्ट करते हैं, आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझना है, इन चीजों को आपको समझना है। इन चीजों को समझोगे तो आप बेहतर फोरकास्ट कर सकोगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फोरकास्ट कर सकोगे तो उनके मुताबिक बेहतर प्लानिंग कर सकोगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस डायरेक्शन में जाने वाली हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता लगा यार पार्टी एक ही गवर्नमेंट आ रही है, और आपको पता है उस पार्टी की आइडियोलॉजी है कि इंपोर्ट को डिस्करेज करना है, और आपको यह भी पता है कि मेरा रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट बेस्ड है, तो यू शुड बी वरीड कि भाई पार्टी एक ही गवर्नमेंट आ गई तो आपका रॉ मटेरियल या अनअवेलेबल हो जाएगा या एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझते हो अच्छे अंदाज में तो उसके पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन योर बिजनेसेस भी गेज कर सकोगे, और अगर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन बिजनेसेस गेज कर सकोगे तो उनकी स्ट्रेटजीज, अच्छी स्ट्रेटजी अपनी बिजनेस की बना के बिजनेस को सस्टेनेबल रख सकोगे। क्योंकि अब अगर आपको पता लग रहा है कि आपके रॉ मटेरियल इंपोर्ट पे कोई दिक्कत आने वाली है तो मे बी यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर लोकल सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। अभी से शुरू कर दो, बजाय इसके गवर्नमेंट आ जाए और एकदम बैन लगा दे, फिर फंसो आप बिजनेस से आउट हो जाओ रॉ मटेरियल ना मिलने की वजह से। बिफोर हैंड फोरकास्ट करो अगर अंडरस्टैंड करते हो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, और उसकी प्लानिंग शुरू करो। दिस इज जस्ट एन आइडिया टू शेयर। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड बिजनेस इंपैक्ट, ये एक छोटा सा सवाल बन सकता है इस पे कुछ 6-7 नंबर का, कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या हैं और उनका बिजनेस पे इंपैक्ट क्या आता है। अच्छा, ये जो टर्म्स है ना मैंने बड़ी सिंपल यहाँ पे करके लिखी है, आपकी किताब में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड 4-4, 5-5 फ्रेजेस को मिला के ये टर्म बनाई हुई है। जैसे कम्युनिज्म को उन्होंने क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है, उसमें लिखा है जी कम्युनिज्म, एक्सट्रीम लेफ्ट, रेडिकल, डिक्टोरियल, सोशलिज्म। दूसरी हेडिंग जो लिखी हुई है जी लिबरल्स, लेफ्ट विंग, डेमोक्रेटिक, सोशलिज्म। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कम्युनिज्म और सोशलिज्म सिंपल जो की वर्ड हैं जो पिक किए हैं, जो कॉमनली नोन वर्ड हैं पिक किए हैं। आपको एग्जामिनेशन में इतनी डिटेल हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। वो अगर कहता है एग्जामिनेशन आपको डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है तो दिस हेडिंग्स एंड दिस ब्रीफ बुलेटेड डिस्क्रिप्शन इज मोर देन इनफ। तो कम्युनिज्म क्या है जनाब? कम्युनिज्म is the system where state controls all production and resources. No private property resources are distributed based on need.
aims for classes equal society, aims for a classless equal society, limits individual freedoms, अपोजेज ऑर्गेनाइज रिलीजन। एग्जाम्पल फिलहाल हमारे पास नॉर्थ कोरिया है, मेरे ख्याल है रशिया भी इसकी एग्जाम्पल होता था। रशिया भी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन रशिया सबसे जो गढ़ था वो इसका कम्युनिज्म का, वो रशिया था। और अगर आपने कभी कोई सुना ही हो बातें, हमारे पाकिस्तान में भुट्टो का जो दौर था उसमें भी कम्युनिज्म लाने की यहाँ कोशिश की थी। उसकी स्टेप्स, उससे जो मेजर स्टेप लिए थे उसको कम्युनिज्म के, दैट वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट कंट्रोल्स ऑल प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज। मतलब उस जमाने में हमारी इंडस्ट्री प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज थी, बड़ी तेजी से ग्रो कर रही थी। अगर हमारी, आपने कभी तक नाम सुना है किसी ने, पीको रोड तो सुना है ना, पीको यहाँ पे फैक्ट्री, बेसिक इस रोड का नाम पीको क्यों है, यहाँ पे एक फैक्ट्री होती थी पीको, इट यूज्ड टू बी अ प्राइवेट फैक्ट्री। ये 70s में, उस ज़माने में इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान की, कि शायद अगर ये 5-7 साल और चल जाती तो उसने 70s में पाकिस्तान में गाड़ियाँ लॉन्च कर देनी थी, और मे भी अब तक आते आते शायद जहाज़ बना रही होती। वो इतनी प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी थी, इतनी प्रोग्रेसिव कंपनी थी वो। लेकिन शायद इंटरनेशनल फोर्सेस को पता लग गया जब पाकिस्तान में इस तरह की इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई हैं, जो कि अब कल को जाके पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कर सकती हैं और सेल्फ सफिशिएंट कर सकती हैं, तो दे स्टार्टेड टेकिंग सम एक्शन। और उसमें से एक एक्शन ये नेशनलाइजेशन का जो आया, कम्युनिज्म के बहाने, जब कम्युनिज्म होना चाहिए, इसकी वजह से तो अमीर अमीरतर होता जा रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, बिजनेसमैन बहुत तरक्की करते जा रहे हैं, मजदूर रह गया, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करके जनाब स्टेट के पास सब कुछ होना चाहिए और स्टेट रिसोर्सेज बांटेगी जिसको जितनी ज़रूरत है उतना। तो स्टेट नेशनलाइजेशन में सारे जो बड़े बड़े, हबीब बैंक, दिस यूज्ड टू बी अ प्राइवेट बैंक, इसको गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, भाग जाओ सारे लोग, तुम्हारी ये मलकियत नहीं है, सरेंडर कर दो चीज़ें। मतलब अरबोंपति लोग उस जमाने जो बिजनेसमैन थे, उनको गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को बाकायदा कब्जा करके, लूट मार करके, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नेशनल इंटरेस्ट के, जी ये हमारा, इस तरफ हम जा रहे हैं, हमारी ये पॉलिसी बन गई है, हम जितनी आपको जरूरत है उतना दिया करेंगे, यू हैव नो राइट टू ओन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब कुछ ले लिया गया। और उस जमाने में बेतहाशा हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे लोग, वो पाकिस्तान छोड़ गए। इवन पीको का जो ऑनर था, बेचारा इंजीनियर था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, प्रोग्रेसिव था, वो बेचारा मुल्क छोड़ के चला गया अमेरिका में जाके, वो किसी, जो कहते हैं ना कि गुमनामी की ज़िंदगी गुजार के बेचारा कहीं फोत फात हो गया। तो इतने इस तरह के बहुत बड़े बिजनेसमैन यहाँ से हमारा मुल्क छोड़ के चले गए इस वजह से कि ये पॉलिसी लाई गई। एनीवे, कम्युनिज्म है। देन देयर इज सोशलिज्म। स्टेट कंट्रोल्स मेजर इंडस्ट्रीज बट अलाउ सम प्राइवेट प्रॉपर्टी। मेजर इंडस्ट्री, सारे बिजनेसेस, सारे रिसोर्सेज। अच्छा, बाय द वे ये मैं बताना भूल गया, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन नीड। उसी ज़माने में, भुट्टो के ज़माने में, आपने चीनी खरीदनी होती थी, आटा खरीदना होता था, तो आपको बताना पड़ता था हम फैमिली मेंबर कितने हैं, राशन कार्ड होता था उस ज़माने में, स्टोर होते थे स्पेशली। ये मतलब मेरे बचपन की बात है, मुझे इतनी, मतलब मे बी 70s की बात है, मैं उस वक्त होश में तो इतना नहीं था मैं, लेकिन जो मुझे बड़े बताते हैं कि राशन कार्ड हर फैमिली को मिलता था कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, उसके हिसाब से आपका मंथली चीनी का कोटा आपका 5 किलो है, आप 5 किलो से ज़्यादा मंथली चीनी नहीं खरीद सकते। आपका आटे का कोटा मंथली से 20 किलो है, चीनी चावल का कोटा मंथली 5 किलो है, कोटा लिखा जाता था, कार्ड होता था। रिसोर्सेज नीड की बेसिस पे बांटे जाते थे कि भैया आपकी फैमिली के कार्ड है, इस कार्ड पे मंथली आप फलानी दुकान से जाके इतनी चीज़ें खरीद सकते हैं। रेट भी गवर्नमेंट के होते थे और क्वांटिटी भी गवर्नमेंट बताती थी आप कितना खरीद सकते हैं। तो ये वो बात थी जो हम बात करें कम्युनिज्म की। सोशलिज्म थोड़ी सी इससे ज़रा डिफरेंट चीज़ आ जाती है। स्टेट कंट्रोल मेजर इंडस्ट्रीज, अलाउ सम प्राइवेट प्रॉपर्टी, रिवार्ड्स आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। नीड बेसिस पे नहीं था, कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे चला गया अब रिवार्ड। Support social welfare and peaceful change, allows religion and aims to protect masses through regulation। ये स्वीडन एग्जाम्पल है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की, मजहबी आज़ादी भी नहीं थी, इधर थोड़ी सी मजहबी आज़ादी भी आ गई कि मजहब के नाम पे भी आपको थोड़ी आज़ादी दी जा रही है। अच्छा जी, ये फिर मॉडरेट डेमोक्रेसी कह लो या इसको लिबरलिज्म भी कहा जाता है। बैलेंसेज इंडिविजुअल फ्रीडम विद स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलाउज प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिलीजन, दोनों में आज़ादी मुकम्मल मिल गई। इधर सोशलिज्म में कुछ आज़ादी थी लेकिन यहाँ पे आपको मुकम्मल आज़ादी मिली। स्पोर्ट्स ग्रेजुअल्स, सोशल चेंज एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। एग्जाम्पल इंक्लूड कनाडा एंड ये जो थिंकर, ये तो खैर थ्योरीज हैं,
ये जो थ्योरिस्ट हैं उनकी उसने बात कर दी। लेकिन कंट्रीज़ में कनाडा इज़ एन एग्जांपल ऑफ लिबरलिज्म। इसमें आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन में आप इसको इमिग्रेशन लॉज को देख सकते हो कि उन्होंने इमिग्रेशन लॉज कन्वीनियंट रखे हुए, ईजी इंटरनेशनल ट्रेड को आसान किया हुआ उन्होंने, और ग्रेजुअल सोशल चेंज वहाँ पे आ रही है क्योंकि डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोग वहाँ पे जाके मिलते जा रहे हैं और वहाँ पे ग्रेजुअली सोसाइटी एक नए अंदाज की डेवलप होते जा रही है। नेक्स्ट इज कैपिटल promotes free market and provide private ownership. Wealth and power are concentrated amongst elite, जो पाकिस्तान में काफ़ी हद तक नज़र आता है. Focuses on maintaining the status quo and achieving national goals. Examples include US and leaders like रेगन, ये उसने सोच उनकी बताई है, रेगन और थेचर। रेगन अमेरिका का होता था प्रेसिडेंट और थेचर ये यूके में, शायद मेरा ख्याल है यूके का बंदा होता था, मेरे दिन से निकल गया ये कौन था। तो ये उसने साथ इंडिविजुअल की मिसाल भी दी है। फाशिज्म, ये बड़ा कॉमनली वर्ड यूज़ होता है कि ये फाशिस्ट गवर्नमेंट आ गई है, ये हमारी गवर्नमेंट फाशिस्ट है जो यहाँ पे किया जाता है, जिसका अक्सर हमें सुनने को मिलता है। अथॉरिटेरियन रूल विद लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम, कहने को हमारा सिस्टम ऑन पेपर क्या है और प्रैक्टिकली क्या है, ये उसकी मिसाल है। तो अथॉरिटेरियन रूल विद लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम, government controls key industries while allowing private businesses to operate under strict policies, extreme inequality and protection of national interest at all cost. Examples include Nazi's government and fascist Italy. मतलब इंडिविजुअल्स की कोई कहानी नहीं है जी, डंडे के जोर पे डिक्टेटर्स ने गवर्नमेंट करनी है, अपनी मर्जी से जो उनका दिल करेगा, जो पॉलिसी उनका दिल करेगा बनाएंगे और हर पॉलिसी को बुलडोज कर देंगे वो इस जुमले के साथ, कौमी मफाद में ये फैसला किया जा रहा है। ये मुल्की मफाद के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम हर घर से 2-2 बंदे गिरफ्तार कर लें और उनको लितर फेरें, ये कौमी मफाद के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हर चीज़ को जो भी गलत काम करना उसको कौमी मफाद का रंग दे देना, ये है आपका फाशिज्म। अच्छा जी, हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट बिजनेसेस, पॉलिटिक्स से बिजनेस पे क्या असरात आते हैं, ये गवर्नमेंट, इसमें कुछ हेडिंग्स हमारे पास हैं। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जो आती है उसकी आइडियोलॉजी से गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट बदलते हैं। हर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अलहदा देती है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से बिजनेस पे असरात आते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे कुछ गवर्नमेंट्स आएंगी वो हेल्थ केयर और एजुकेशन पे फोकस करेंगी, तो अकॉर्डिंगली हेल्थ केयर और एजुकेशन के बिजनेस प्रॉस्पर करेंगे। कुछ बिजनेस आएंगी वो डिफेंस और कुछ गवर्नमेंट्स आएंगी वो डिफेंस और सिक्योरिटी पे फोकस करेंगी, तो अकॉर्डिंगली वहां पे डिफेंस और सिक्योरिटी के बिजनेसेस फोकस प्रोग्रेस करेंगे। एग्जांपल्स इनकी है जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन पे फोकस करने वाले ममालिक कनाडा एंड यूके हैं और डिफेंस और सिक्योरिटी पे फोकस करने वाले ममालिक में अमेरिका सरफहरिस्त है। तो गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सोच की वजह से बिजनेसेस पे असरात आते हैं। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हेल्थ एंड एजुकेशन में है, लाइक कनाडा, तो हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड बिजनेसेस प्रॉस्पर करेंगे। इंग्लैंड इज नोन फॉर एजुकेशन, लंदन आप कह सकते हैं कि एजुकेशन के लिए आपका हब समझा जाता है ग्लोबली, बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए इट इज नोन, इंग्लैंड इज नोन फॉर बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द लाइन इंस्टीट्यूशन कुछ अमेरिका में है लेकिन ज्यादातर इंग्लैंड में है। तो किस वजह से है कि इनकी गवर्नमेंट का हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, अमेरिकन असला जो है इट इज नोन फॉर देयर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी इन द वर्ल्ड, उसकी वजह क्या, गवर्नमेंट का फोकस इधर है। तो इधर बिजनेसेस ये ग्रो कर रहे हैं, इधर बिजनेसेस ये ग्रो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड बिजनेस ग्रोथ, उस पर उसका क्या फोकस है, उससे फर्क पड़ता है। हाई टैक्सेस हैं जैसे फ्रांस, तो हाई टैक्सेस जिन कंट्रीज में होते हैं वहां पे बिजनेसेस की ग्रोथ कम होती है क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि मैं इतनी मेहनत करके कारोबार में पैसा लगाऊंगा, कमाऊंगा, तो मेरी इनकम का ज्यादातर हिस्सा तो गवर्नमेंट ने ले जाना है, तो मैं फ्रांस में पैसा नहीं लगाता, मैं कहीं और पैसा लगा लेता हूँ। सो हाई टैक्सेस की वजह से इन्वेस्टर डिस्करेज होता है इन्वेस्टमेंट करने से। और अगर कंपनी की पॉलिसी लो टैक्सेस है जैसे यूएई है, तो वहां पे बेतहाशा दुनिया अट्रैक्ट होती है। जैसे पाकिस्तान से कितने ही बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान में जब टैक्सेस का और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज आए तो उन्होंने अपने बिजनेसेस यूएई में सेटअप कर लिए हैं क्योंकि यूएई बात वेलकमिंग देम कि आप हमारे पास आइए, हमारे पास तो टैक्सेस भी नहीं है, हम आपको फैसिलिटीज भी देंगे, लाइसेंस फी में भी आपको माफ़ी देंगे, ज़मीन भी देंगे, 10 साल आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। सो इस तरह के उन्होंने इंसेंटिव दिए, तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है।
सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ इसमें फ़र्क आता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बिजनेस को सपोर्ट करती हैं या नहीं करती, उससे भी हमारे फ़र्क पड़ता है। जैसे इंडिया में बहुत अरसा क्या अभी भी चल रहा है मेक इन इंडिया। अब मुझे याद है कि हमारे बचपन में, आप लोगों ने वो वक्त देखा नहीं, लेकिन इंडिया में हम देखते थे हमारे पास बड़ी मॉडर्न क्रोला स्विफ्ट गाड़ियाँ चलती थी, सुजुकी, होंडा। अब तो दुनिया बहुत आगे चली गई है पाकिस्तान में, लेकिन हमारे बचपन में हमें मर्सिडीज़ भी पाकिस्तान में नज़र आती थी रोड्स पे, हमें क्रोला भी नज़र आती थी, सिविक भी नज़र आती थी। और जब हम इंडियन कोई मूवी कभी देखते थे तो वहाँ पे एक उनकी एम्बेसडर अजीब सी मोटी सी भद्दी सी गाड़ी होती थी, डड्डू की शक्ल की, वो चल रही होती, उसमें मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स में ट्रैवल कर रहे होते थे। हम कहते हैं कितना गरीब मुल्क है, बट वो गरीब नहीं थे, उनकी पॉलिसी थी मेक इन इंडिया। जो चीज़ इंडिया में बनेगी वो इस्तेमाल करनी है हमें। दे वर वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब मुझे याद, हमारे यहाँ पे पेप्सी कोक चलती होती थी, वहाँ पे चलती होती थी थम्स अप। उस जमाने में पेप्सी कोक वर नॉट अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया। भाई जो इंडिया की चीज़ है वो इंडिया में बन के बिकेगी। तो दिस वॉज देयर पॉलिसी। अब ये गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिससे लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट मिल रही थी। लोकल बिजनेसेस वर बीइंग इनकरेज कि आप आओ, बनाओ, बेचो, आपकी चीज बिकेगी और कोई नहीं आके बेचेगा। यहाँ पे जो इंडियन बनाएगा वो बिकेगी। यहाँ पे मेरा कुछ अर्सा मैंने काम किया एक राइस इंडस्ट्री के साथ। राइस इंडस्ट्री में मल्टीनेशनल कंपनी थी हमारी एक ना, सब एसोसिएट कंपनी इंडिया में भी होती थी। तो क्योंकि इंडिया में भी राइस पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी राइस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। तो अक्सर वहाँ के लोग भी इधर विजिट करने आते थे। हमारे भी यहाँ से कोई निकत कुलीग में जाते रहते थे वहाँ पे। मेरा कभी जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ इंडिया, लेकिन जो कुलीग आते थे उनसे गपशप हुई। तो मुझे गपशप में पता लगा कि वहाँ पे इंडिया ने पेप्सी को मेरे ख्याल में 90s में आके या मे बी 2000 के अराउंड आके शायद लाइसेंस उनको दिया, पेप्सी को लाइसेंस दिया इंडिया में पेप्सी लॉन्च करने का। उससे पहले इंडिया में पेप्सी होती नहीं थी। थम्स अप को जैसा कि एक दो कोला उनके लोकल होते थे, वही सिर्फ चलते थे। पेप्सी को एग्जिस्ट नहीं करती थी इनमें, उनको लाइसेंस ही नहीं मिला हुआ था वहाँ पे लॉन्च करने का। 90s में या 2000 में आकर उनका लाइसेंस दिया गया, लेकिन लाइसेंस देने की शर्त क्या रखेगी कि आप अगर पेप्सी यहाँ पे बना के बेचोगे। पेप्सी का इशू क्या होता है, दे बाय देयर बेसिक केमिकल फ्रॉम द अमेरिकन पेरेंट। पाकिस्तान में भी हमारी पेप्सी, मैं कई पेप्सी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करता हूँ जो बॉटल्स है, दे बाय द बेसिक, उसको कंसंट्रेट कहा जाता है जो बेसिक केमिकल होता है, दे बाय इट फ्रॉम द पेप्सी रिप्रेजेंटेटिव इन पाकिस्तान, लेकिन ओरिजिनली वो अमेरिका से आ रहा होता है। इन शॉर्ट, प्रोड्यूसिंग पेप्सी रिजल्ट इन कंजम्पशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप पेप्सी जो पीते हो उसमें जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वो बाहर से आया है, वो इंपोर्टेड है। इसका मतलब पेप्सी को कंज्यूम करने के लिए, पेप्सी बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना, जो अमेरिका से खरीदने मजबूरी है, उनकी सीक्रेट फार्मूला है वो देते नहीं है, तो अमेरिका से ही खरीदना है आपको। तो इसका मतलब आपको इंपोर्ट करनी है। तो बेसिकली उनका मकसद, अमेरिका इंडिया क्यों डिस्करेज करता था, भाई पेप्सी यहाँ पे आएगी तो इंपोर्ट होगी तो हमारा डॉलर बाहर जाएगा, हमने नहीं जाने नहीं देना। अल्टीमेटली उन्होंने फिर जो सौदा किया पेप्सी के साथ, ठीक है हम एक शर्त पे आपको यहाँ पे लाइसेंस देंगे कि आपको इंपोर्ट के लिए जितने डॉलर चाहिए वो आप एक्सपोर्ट से कमाएं, हमारे मुल्क की इकोनॉमी पे आप बोझ ना डालें। तो पेप्सी ने इंडिया में राइस एक्सपोर्ट का बिजनेस भी शुरू किया था। वो राइस एक्सपोर्ट से डॉलर कमाते थे और उसी डॉलर से फिर वो पेप्सी का कंसंट्रेट खरीद के पेप्सी बनाते थे। उनको लाइसेंस देने की शर्त ये थी कि भाई आपने हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना वो इस्तेमाल नहीं करना। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई सोच है ही नहीं, कोई अप्रोच है ही नहीं, जो जिसका दिल चाहे करी जाए, जितना मर्जी इंपोर्ट करें जितना। अभी पिछले दिनों जब एक बड़ा हमें एकदम मसला आ गया था, तब गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था। यहाँ पे कुछ देर के लिए पॉलिसी आई थी कि इंपोर्ट पे बैन हुआ था, कुछ ऐसा पहले आया, आप लोगों की होश की बात, ये 2-3 साल पुरानी बात है। इंपोर्ट बैन हो गई थी, वहां पे इंपोर्ट बैन हुई थी सिर्फ उन लोगों के लिए जो इंपोर्ट कर रहे थे। जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर रहे थे ना, उनको परमिशन थी कि आप जितना एक्सपोर्ट करते हो उससे जो पैसे आते हैं ना उसके बराबर इंपोर्ट करना चाहो तो कर लो। तो ये पॉलिसी मैं इंडिया में शायद 50s से 60s से लागू है और अभी तक लागू है, पर यहाँ पे आई थी बड़ी टेम्परेरी पीरियड के लिए। इंपोर्ट में हमारी खुली आज़ादी होती है, जितनी मर्जी इंपोर्ट करो, कोई पूछ नहीं है, महंगी से महंगी गाड़ियाँ मंगवा लो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अयाशी के लिए, शो ऑफ के लिए मंगवाते हैं एलीट क्लास हमारी। लेकिन मुल्क का नुकसान होता है तो होता रहे, अरबों डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जाता है इसमें तो जाता रहे, कोई उस पर रुकावट नहीं है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेबर लॉज से भी फ़र्क पड़ता है जी।
आपके लेबर लॉज कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर लेबर लॉज फ्लेक्सिबल हैं तो आप चीप लेबर भी हायर कर सकते हो, बिजनेस कॉस्ट लो हो जाती है, बिजनेसेस प्रमोट होते हैं। अगर लेबर लॉज स्ट्रिक्ट हैं, जैसे यूके वगैरह में लेबर लॉज रिलैक्स हैं, पाकिस्तान में है, चाइना में है, चीप लेबर मिल जाती है आपको, बिजनेसेस की कॉस्ट लो है। स्ट्रिक्ट लेबर लॉज हो तो कॉस्ट आपकी हाई हो जाती है और मुश्किल हो जाता है आपके लिए कारोबार करना। जैसे हम कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन में इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज, ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ बदलती हैं, इससे भी फर्क पड़ता है आपकी बिजनेसेस पे, अच्छा या बुरा दोनों तरफ पड़ सकता है। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाओ, खुली आज़ादी है। जैसे पाकिस्तान में तकरीबन फ्री ट्रेड ही चल रहा होता है, इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो जो मर्जी करो, लिमिटेड जगह पे आपको रिस्ट्रिक्शन नजर आती हैं, लेकिन काफ़ी हद आज़ादी है। लेकिन इंडिया में जैसे हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म होता है कि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, कि जिस प्रोडक्ट को बनाने में लोकल इंडस्ट्री आ गई है उसकी इंपोर्ट अलाउ नहीं करनी, जो चीज़ लोकली बन रही है उसकी इंपोर्ट अलाउ नहीं करनी। जैसे असूलन पाकिस्तान में दूध लोकली हम प्रोड्यूस करते हैं तो दूध शुड नॉट बी इंपोर्टेड, लेकिन पाकिस्तान इंपोर्टेड दूध मिल रहे हैं, मक्खन मिल रहा है, चीज़ मिल रहा है, हालांकि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं, सब चीज़ें लोकली बन रही है, बड़ी अच्छी मैार की बन रही है, लेकिन इनकी इंपोर्ट भी हो जा रही है। प्रोटेक्शनिज्म होता है कि जो इंडस्ट्री आपकी लोकली बन गई उसकी इंपोर्ट बंद है, अब हमने उसको प्रमोट करना चाहिए अगर आप कंट्री को आगे लेकर जाना चाहते हो। तो अगेन ये हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेसेस पे कैसे असर डालती हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर प्रोटेक्शनिज्म है तो यहां से आपकी बिजनेस लीड कुछ और निकलेगी। अगर आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ है तो यहां से बिजनेस लीड डायरेक्शन कुछ और निकलेगी आपके लिए। अच्छा, इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट, ये आखिरी हेडिंग है जिस पे हमें सवाल भी आया हुआ है। गवर्नमेंट और बिजनेसेस का आपस में इंटरेक्शन, एक तो हम अभी तक बात करते आए थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को आप एंटिसिपेट करो, रीड करो, गवर्नमेंट को समझो और उनकी पॉलिसीज को एंटिसिपेट करते हुए बिजनेस डिसीजंस लो, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस डिसीजन पे असर डालते हैं। अब हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कैसे करें हम, क्या कम्युनिकेट करने की कोई सूरत होती है बिजनेसेस की गवर्नमेंट के साथ? गवर्नमेंट बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती, गवर्नमेंट तो बिजनेसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है, क्या बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है? अब ये वो बात होने जा रही है। तो आंसर इज यस, बिजनेसेस भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? बिजनेसेस कैन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजंस थ्रू लॉबिंग एंड प्रेशर ग्रुप्स। Political parties often rely on business support for funding and economic growth. Businesses use strategy like business से political government businesses से funding लेती हैं अपने इलेक्शन के लिए, ये पूरी दुनिया में चलता है भाई, सीधी सी बात है। Businesses political government को फंड करती हैं और जब उनकी फंडेड पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है तो उससे फिर अपने बेनिफिट्स की चीजें मनवाती हैं, कोई टैक्स रिफॉर्म्स, कोई रिबेट्स, कोई पॉलिसीज में कोट, वहां पे फायदे उठाती हैं। ये एक इंटरनेशनल अनफॉर्चुनेटली डायलेमा है। तो अब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे है कि उसको बैलेंस कैसे करती है कि गवर्नमेंट मुल्क के मफाद में और किसी बिजनेस के मफाद में कितना बैलेंस कर पाते हैं। जैसे एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है, थ्रेटनिंग टू रीलोकेट अनलेस फेवरेबल पॉलिसीज आर अडॉप्टेड। ये हेडिंग है फाइनेंशियल इंसेंटिव की, कि गवर्नमेंट को आप थ्रेट कर सकते हैं कि भाई आप मेरी मर्जी की पॉलिसीज लाएं, नहीं तो हम अपना बिजनेस उठा के यूएई में ले जाएंगे, बांग्लादेश में ले जाएंगे। अभी जो हम आपको यहाँ पे बैठे कारोबार कर रहे हैं, आपके लिए एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, आपको टैक्सेस पे कर रहे हैं, अगर आप हमारी पॉलिसी लाएंगे तो हमारी मर्जी की पॉलिसी लाएंगे तो चलता रहेगा, नहीं तो हम तो बिजनेस समेट के जा रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव या थ्रेट आप कह लो। कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग, दिस इज अनदर मेथड जिसके थ्रू आप बिजनेसेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मोबिलाइजिंग स्टेक होल्डर्स, employees, customer communities to support their political agenda, using advocacy advertising to promote their views on political issues, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडाज को अपने स्टेक होल्डर्स के थ्रू सपोर्ट करना या अपोज करना, या उनके पॉलिटिकल व्यूज को सपोर्ट करना या अपोज करना कैंपेन्स के थ्रू। बिजनेसेस कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्डिंग, मतलब पॉलिटिकल पार्टी के किंग मेकर भी बन जाते हैं बात का, ठीक है, ये किंग मेकर बनने में रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रेड एसोसिएशन, जैसे पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है, शुगर मिल्स एसोसिएशन है। सो बिजनेसेस इन प्लेटफॉर्म्स पे इकट्ठे होकर कलेक्टिवली भी गवर्नमेंट से निगोशिएट करते हैं और अपनी पॉलिसीज डिक्टेट करवाने की कोशिश करते हैं कि जी आप, फॉर एग्जाम्पल हमारी शुगर मिल्स की बात करूं तो शुगर में मे कम अप
ऑल शुगर मिल एसोसिएशन गवर्नमेंट के पास जाए कि जी आप हमें एक्सपोर्ट अलाउ करें, नहीं तो हम शुगर की प्रोडक्शन रोक देंगे, मुल्क में बहरान आ जाएगा चीनी का, ब्लैकमेलिंग। अब यहाँ से हम इसको कहते हैं ये एसोसिएशन के थ्रू इस तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। ये तो मैंने बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेप कहा, लेकिन पॉलिसीज में बात की जा सकती है। जैसे गवर्नमेंट ने गन्ने की कीमत मुकर्रर की से 500 रुपये मान, शुगर मिल एसोसिएशन मिलके पहुंच जाएंगी, जनाब ये आपने बड़ी ज़्यादा मुकर्रर कर दी है, इससे तो जो ग्रोअर है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हमारी कीमत कॉस्ट ऑफ शुगर बहुत बढ़ जाएगी और आप हमें प्राइस चीनी महंगी बेच नहीं देंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन तो बड़े कम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बैलेंस करो, वो 500 की जगह 450 रुपये मन पे ले आओ, तो हमारी प्राइस भी, फिर आपकी प्राइस जो आप कह रहे हैं उसमें बेच पाएंगे तो हमारा मुनाफा भी ठीक हो जाएगा। तो ये करें, नहीं तो हम स्ट्राइक कर रहे हैं इसे, शुगर बंद, प्रोडक्शन हमारी बारे में नहीं, हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे, हम शुगर बनाएंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह की कीमत आपने रखी है उससे रॉ मटेरियल कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि जो प्राइस आप कह रहे हो, क्योंकि प्राइस काफ़ी हद तक अक्सर गवर्नमेंट रेगुलेट भी कर रही होती है ना कभी, तो उस प्राइस में हम बेच नहीं पाएंगे। पब्लिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, many companies have dedicated teams to manage political relationship and promote their interest। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे अब सवाल जरा पढ़ते हैं। 8 नंबर का जो आया था ऑटम 22 में, एक ही दफ़ा सवाल आया है और ये एक सवाल है चैप्टर 1, 2, 3 में से सिर्फ एक दफ़ा सवाल आया है, बल्कि चैप्टर 1, 2, 3 एंड 12 तीनों चारों को कंबाइन कर लें, सिर्फ चैप्टर 1 से एक दफ़ा सवाल आया है। MCQs आते रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन एक आया, एक्सप्लेन एनी 4 अप्रोचेज दैट WMB कैन यूज टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट। ये अभी हमने जो पढ़ा ऊपर यूनी हेडिंग की बात कर, उन्होंने कहा 4 अप्रोचेज एक्सप्लेन करो टू रीथिंक इट्स स्टांस of complete ban on imports of all automobiles and their parts, also provide an example for each approach। 4 सिनेरियोज को एक्सप्लेन करना है और हर सिनेरियो को एग्जांपल देनी है। टोटल 8 मार्क्स हैं, तो मतलब 1 मार्क एक्सप्लेनेशन के, 1 मार्क एग्जांपल के। ये कहानी है आपकी टोटल। केस क्या है जी? WMB is a large multinational automobile company that has automobile assembly plants in over 24 countries including Rwanda, where it holds the largest market share by reach and revenue। ठीक है जी। Rwanda's government is considering to put a complete ban on import of all automobiles and their parts in order to promote local automobile manufacturers, which is going to have an adverse impact on WMB's operations in Rwanda। अब WMB जो है ना, चूंकि इसके रवाडा के अलावा भी बहुत से मुल्कों में ऑपरेशंस हैं, तो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं वो फ़ायदा मल्टीपल तरीक़ों से उठाती हैं। वो देखते हैं हमें कौन सा काम कहाँ पे सस्ता पड़ता है, उन्हें डिफरेंट फंक्शन डिवाइड किया होता है। ज़रूरी नहीं कि उनकी हर कंट्री में कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो। प्रोक्योरमेंट किसी मुल्क से हो रही है, वो प्रोक्योरमेंट वहाँ से फिर इंपोर्ट होकर इधर आ जाती है कि जी फलाने मुल्क से मटीरियल खरीदना सस्ता पड़ता है, तो हम अपनी 25 मुल्कों की जो फैक्ट्री है 25 मुल्कों का मटीरियल एक ही जगह से खरीदेंगे और फिर हर कंट्री में उसको डिस्पैच कर देंगे या रिस्पेक्टिव कंट्री में इंपोर्ट कर लिया करेंगे वहाँ से अमेरिकन कंपनी की जिम्मेदारी लगाई हुई है, रॉ मटीरियल खरीदना है और फिर 25 मुल्कों में वहाँ से अमेरिका से ये इंपोर्ट कर लेते हैं। अपना इंपोर्ट पे बैन लगने जा रहे हैं। तो अगर इस तरह का बैन आ गया, बेशक उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रवाडा में है, लेकिन मल्टीनेशनल होने की वजह से उनका अपनी बाकी सिस्टर कंसर्न से लेन देन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है उनका इंजन बनता हो से रशिया में, इंजन रशिया में बन के इधर आता है और इधर आके असेंबली होती है। कुछ पार्ट्स अमेरिका से आ रहे हैं, कुछ पार्ट यूरोप से आ रहे हैं। तो मल्टीनेशनल को जहाँ से जो चीज़ बेहतर लग रही होती है वहाँ से हासिल कर रही होती है और फिर मिनिमम फंक्शंस परफॉर्म करके अपना काम लेके चल रही होती है बात का। तो ये कहानी उनका जी, ये इशू होने जा रहा है, अब क्या करें। तो अब ये वही हेडिंग जो हमने पढ़ी थी, फाइनेंशियल इंसेंटिव, स्टेक होल्डर कोलेशन, या जिसको उससे यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्डिंग कहा था, इधर स्टेक होल्डर कोलेशन का टर्म उसने यूज़ किया है, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग, ट्रेड एसोसिएशन। ये 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं और इन चारों को एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल के साथ हम इनको वॉक थ्रू कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इनमें मज़ीद बेहतर हो जाए। एक वाहिद सवाल जो आया हुआ है, बिजनेस में गेन पोजीशन वेयर दे कैन pursue a financial incentive strategy to use their economic leverage to influence public policy maker। ये थोड़ी सी एलैबोरेशन आ गई। हमने इसका प्रैक्टिकल ऊपर बात देखी थी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है, कि आप गवर्नमेंट को थ्रेट करते हो कि आई विल रीलोकेट माय फैसिलिटी। ये उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया, रीलोकेशन से प्रेशर कैसे आता है। आपने जो इकोनॉमिक लिवरेज है गवर्नमेंट के ऊपर, जो आप गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हो, जो गवर्नमेंट के लिए आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप थ्रेट कर रहे हो कि भाई ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव मेरे बिजनेस से आपको मिल रहा है, आई विल विदड्रॉ दैट, मैं इसको कहीं और ले जाऊंगा। दिस इज द फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रेटजी।
WMB कैन ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट टू गवर्नमेंट। अच्छा, ये अब इंसेंटिव सपोर्ट के तंज में भी यूज कर रहे हैं। In support of pressing issues faced by the country, for example, if reducing pollution is a government priority, then WMP can initiate projects and offer financial support in reducing carbon emission and managing its adverse impact on the government. अच्छा, यहाँ पे इसने इंसेंटिव को दो अंदाज में इसको ले लिया। एक तो आप जो गवर्नमेंट को बेनिफिट दे रहे हो उसको विड्रॉ करने की थ्रेट है कि हम बिजनेस मूव कर लेंगे, और दूसरा गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ब्राइब करने का एक ऑफिशियल तरीका कि जी आप हमारी मर्जी का काम कर दें तो हम आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उसमें कुछ रोल प्ले कर देंगे। इसमें जो एक चीज़ ऐड की जा सकती है कि आप अगर इंपोर्ट अलाउ कर दें तो आपका आजकल बड़ा फोकस है एनवायरनमेंट के ऊपर, तो एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए हम कार्बन इमिशन को कंट्रोल करने के लिए हम भी रोल प्ले कर सकते हैं। हमारी फलाने मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही हैं, आप हमें इंसेंटिव दे दें, जो हमारी मर्जी की पॉलिसीज ले आए, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी पाकिस्तान में इधर बनाना शुरू कर देंगे रवाडा में, तो जिससे जो आपकी जो पॉलिसी है वो सपोर्ट होगी। ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप हमारे साथ मिलकर चलें तो हम ये काम आपकी पॉलिसी की सपोर्ट में कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव दो एस्पेक्ट है आगे, एक जो हम आपको इंसेंटिव पहुंचा रहे हैं गवर्नमेंट को वो विड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप हमारी बात मान लें तो हम मजीद भी सपोर्ट कर सकते हैं आपकी पॉलिसीज को, उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। WMB may try to influence politics by mobilizing various organizational stakeholders like employees, stockholder, customers and local community to support their political agendas. ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात हमने ऊपर पढ़ी थी। अब इसकी एग्जांपल है, WMB can organize programs to get organizational stakeholders acting as lobbyists or voters to influence government officials to vote or act in the way that would not put a complete ban on imports of automobiles and parts. अपने एम्प्लॉइज, स्टॉक होल्डर और कस्टमर एंड लोकल कम्युनिटी को मिला के आप कैंपेनिंग करें। जो जहां पे रोल अपना प्ले कर सकता है वो उस जगह पे लॉबिंग करे और गवर्नमेंट को किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग भी कहा गया है इसको, और इसको स्टेक होल्डर कॉलिशन भी कहा गया है कि तमाम स्टेक होल्डर को मिलाएं, उनको बताएं कि भाई अगर गवर्नमेंट ये कंप्लीट बैन की पॉलिसी ले आई तो उसके हमारे बिजनेसेस पे एडवर्स इंपैक्ट आएंगे। कस्टमर जो आपसे गाड़ियां खरीद चुके हैं उनको बताएं भी आपने पिछले 10 साल हमसे गाड़ियां खरीदी हैं, अगर ये बैन आ गया तो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अब आपको नहीं मिलेंगे, आपकी गाड़ियां पुरानी हो रही हैं, तो अब उनके स्पेयर पार्ट्स पे कंप्लीट बैन आने लगा है, ये आ गया तो आपको गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे। स्टॉक होल्डर को बताएं कि भाई हम डिफरेंट कंट्रीज से जहां से जो सस्ती चीज मिलती है उसको लेके चलते हैं, हमारे सेटअप डिफरेंट कंट्रीज में है, हम डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट कंट्रीज में जहां पे हमारे प्रॉफिटेबल परफॉर्म कर रहे हैं और फिर वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट बैन आ गया तो सब कुछ यहां बनाना पड़ेगा, सब कुछ यहां बनाएंगे तो फिर हम कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेंगी, हमारी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, हमारे मार्जिन रिड्यूस हो जाएंगे। सो उनको ऑन बोर्ड लो, एम्प्लॉइज को ऑन बोर्ड लो कि जी आपकी नौकरियां खतरे में हैं, जब हमारी प्राइसेस बढ़ेंगी तो हमारा बिजनेस डाउन होगा, बिजनेस डाउन होगा तो फिर हमें बंदे फारग करने पड़ेंगे। सबको बताएं कि भाई किस पे इस पॉलिसी का किस किस को क्या नुकसान होने वाला है, सो दैट एवरीवन प्लेज अ रोल इन देयर पोजीशन। Advocacy advertising. WMB can influence constituents by using advocacy advertising. Advocacy ads focus not on a particular product or a service like most ads, but rather on an organizational or company's views on controversial political issues. Advocacy advertising की तरफ आएं, मतलब आप अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन ना करें, आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जिसकी वजह से आप अफेक्ट होने वाले हैं उस पॉलिसी पे डिस्कशन करें। टॉक शोज में आपके रिप्रेजेंटेटिव जाएं, उस पॉलिसीज को टॉक शोज में डिस्कस किया जाए, कोई ऐसे प्रमोशनल एड्स बनाए जाएं जिनमें उन पॉलिसीज के नेगेटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट किया जाए स्टेक होल्डर्स पे और कंट्री की इकोनॉमी पे, ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड किया जा सके, गवर्नमेंट उस पॉलिसी से हट जाए। गवर्नमेंट कैन रन, WMB कैन रन एडवर्टाइजमेंट दैट वुड एडवोकेट इट्स वैल्यू एडिशन टू द कंट्री एंड सोसाइटी। इट कैन रन एड्स ऑन सपोर्टिंग टैक्सेस और जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट और fostering innovation growth to advocate import of necessary and relevant goods. Trade association, WMB can work with trade association to influence government policy. As trade association represent numerous businesses, government tend to give greater weight to the views of the trade association than they do to individual businesses. Trade association की गवर्नमेंट बात ज्यादा सुनती है, जैसे एक शुगर मिल गवर्नमेंट के पास जाए
कि जी हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दें, नहीं तो हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे, बनिस्बत सारी कंट्रीज़ की शुगर मिल गवर्नमेंट के पास जाएँ तो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। एक जाएगी तो गवर्नमेंट के भी एक बंद भी कर दें, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी वहाँ पे कौन सी किल्लत आ जाएगी शुगर की। लेकिन अगर 10-20 शुगर मिल इकट्ठी होकर जाएंगी गवर्नमेंट के पास तो सारी धमकी देंगे हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे, देन यस डेफिनेटली पाकिस्तान में या जिस कंट्री की वो एनवायरनमेंट है वहाँ पे शुगर की किल्लत आएगी। So WMB can work with the trade association to publish content on widely circulated magazine and newsletter to broadcast and educate how import helps better automobile industry. ये जी कहानी है चैप्टर 1 की। Any question? अच्छा, ये चैप्टर 1 की डिस्कशन के साथ आज का एजेंडा हम क्लोज करते हैं। अब चैप्टर 2 और 3 की बात रहेगी इंशाअल्लाह कि कल हम चैप्टर 2 और 3 में सिर्फ डिस्कशन ही है, पास पेपर क्वेश्चन वहाँ पे जैसे मैंने कहा है नहीं। उसमें हमने डिस्कस करनी है इकोनॉमिक्स और हमने सोशल एंड लीगल साइड को हमने डिस्कस करना है। पेस्टल की टेक्नोलॉजी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारा आज इंशाअल्लाह MFA का लास्ट सेशन, और इसमें जैसे मैंने आपसे पहले भी पास पेपर के पैटर्न को डिस्कस करता रहा हूँ, उसके मुताबिक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 12 इनसे हमें 1 या 2 MCQ आते रहे हैं रूटीन में। एक दफ़ा सिर्फ चैप्टर 1 से क्वेश्चन आया था जो कल हमने डिस्कस किया था, पिछले 6-7 अटैम्प्टों में से सिर्फ एक दफ़ा। मतलब सेफली हम कह सकते हैं चैप्टर 1, 2, 3 एंड 12 के अलावा हमारा सिलेबस 92 से 98% के करीब हमारा तकरीबन कवर हो जाता है। इन 1, 2, 3 और 12 के अलावा 92 से 98 तक सेफली कवर हो जाता है। तो इंशाअल्लाह इनके बारे में मैंने आपको यही कहा था कि कम से कम टू द एक्सटेंट ऑफ नोट्स जितने मैंने आपको हैंड आउट छोटे से दिए हैं 3-3, 4-4 पेजेस के पर चैप्टर, कम से कम इनको आपने रीडिंग ज़रूर करके जाना है, ताकि 1-2 MCQs आए अगर तो वो 2 नंबर भी हम क्यों लूज़ करें। तो रीडिंग ज़रूर आपने करके जाना है। बहुत ज़्यादा इनकी कोई रटे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। किताब को अगर टाइम है पढ़ सको तो पढ़ लो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है इंशाअल्लाह, क्योंकि एप्लीकेशन एरिया हमने जो की एरिया जिसमें से आप कह सकते हैं 35 में से तकरीबन हमारे कोई 32 ऑन एवरेज 32-33 नंबर आते हैं, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और ये अब हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं 1, कल हमने डिस्कस किया था, ये पेस्टल के P का डिटेल आप समझे सिंपल क्वेश्चन के लिहाज से जो डिटेल नॉलेज था उसको हमने कवर किया। आज हम इसका चैप्टर 2 डिस्कस करते हैं और 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 इज़ अबाउट इकोनॉमिक्स पेस्टल का, और चैप्टर 3 इज़ सोशल एंड लीगल, ठीक है जी। तो ये हमारे एस्पेक्ट जो है यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स के रेफरेंस से आप पूरा सब्जेक्ट PRC में इकोनॉमिक्स का पढ़ के आए हुए हैं, तो ये मेरा नहीं ख्याल उससे कोई भी एक चीज़ नहीं होगी, सारी चीज़ें वही हैं, बल्कि उससे रिड्यूस्ड हैं, समराइज हैं और रिड्यूस्ड हैं। आपने PRC में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिक्र होने वाला है, क्योंकि पेस्टल डील्स विद एक्सटर्नल मैक्रो फैक्टर से डील करता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जिक्र होगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है जनाब, कि वो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर जो ओवरऑल कंट्री वाइड चीज़ों को इफेक्ट करते हैं और किसी स्पेसिफिक बिजनेस की बात नहीं की जाती। अच्छा जी, इसमें एक हेडिंग है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आप देखते हो इकोनॉमिक्स की सिचुएशन को समझने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक की सिचुएशन को समझ के बिजनेस डिसीजंस लिए जाने चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स में आपकी इकोनॉमी में रिसेशन है तो बिजनेस डिसीजन कुछ और होंगे, इकोनॉमी में अगर ग्रोथ है तो बिजनेस डिसीजन कुछ और होंगे। तो हमें वी मस्ट अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ इकोनॉमी जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि हम उसके मुताबिक सूटेबल बिजनेस डिसीजन ले सकें। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में वी हैव 3 हेडिंग्स। एक है लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एक है कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और एक है लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। आई थिंक दीज आर द 3 हेडिंग। जी बिल्कुल, ये 3 हेडिंग है जो हमें करनी है। हमें एक सवाल समझे, एक सवाल ये बन सकता है, व्हाट आर द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है जी। किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, एक सवाल आपका ये बन सकता है। अच्छा, इसमें लीडिंग इकोनॉमिक्स इंडिकेटर क्या है? लीडिंग से मुराद फ्यूचर के बारे में अगर प्रोजेक्ट करना चाहते हो कि फ्यूचर में इकोनॉमी हमारे मुल्क की किस डायरेक्शन में चलने वाली है, तो आप स्टॉक मार्केट इंडेक्स देख लो। स्टॉक मार्केट इंडेक्स का बिहेवियर क्या है? इफ इट इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड, यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग 3 to 12 month योर इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ये लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्शन आप देख सकते हो कि कहाँ पे चल रही इकोनॉमी। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये इंटरनेशनल बात का ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और बात का लोकल आपके जो स्टेटिस्टिक्स के इदारे होते हैं वो भी इसका इंडेक्स जारी करते हैं
कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनका हमारी इकॉनमी पे कॉन्फिडेंस का इंडेक्स क्या है, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं अबाउट आर इकॉनमी, फ्यूचर के बारे में, हमारी इकॉनमी के फ्यूचर के बारे में वो कितना कॉन्फिडेंस फील करते हैं। आर दे पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर और नेगेटिव। इंडेक्स में इसको मेजर किया जाता है। ये भी इजीली किसी भी इकॉनमी में स्टेटिस्टिकली अवेलेबल होते हैं। न्यू बिल्डिंग परमिट्स की कितनी एप्लीकेशंस आपके पास आई हुई हैं? न्यू बिल्डिंग परमिट, अगेन बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन होना किसी भी इकॉनमी में ग्रोथ का इंडिकेटर्स होते हैं। अगर बिल्डिंग परमिट्स आपके रिक्वेस्ट बढ़ रही हैं, इसका मतलब लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है तो इसका मतलब लोगों की इनकम ज़्यादा है, इसलिए वो रेजिडेंशियल की तरफ जा रहे हैं। और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है तो इसका मतलब लोगों को कमर्शियल नीड है, बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, उनको कमर्शियल प्लेसेस चाहिए, जिसलिए ये कंस्ट्रक्शन की जा रही है। एंड मनी सप्लाई को देखा जाएगा। मनी सप्लाई का क्या मुराद है? मनी इन द सर्कुलेशन। और इसको देखने के लिए आप इंटरेस्ट रेट्स को देख सकते हो। अगर इंटरेस्ट रेट्स आर लो, इसका मतलब है कि मनी की सर्कुलेशन हाई है। दो वजह से लो इंटरेस्ट रेट हाई मनी सर्कुलेशन को इंडिकेट कैसे करते हैं? लो इंटरेस्ट रेट सेविंग को प्रमोट नहीं करते। लोगों को लगता है कि पैसे बचाएंगे तो उस पर इनकम कम ही आनी है ना, तो खर्च ही कर दो फिर। और लो इंटरेस्ट रेट बोरिंग को आसान कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट लो होता है तो पीपल फील कंफर्टेबल इन बोरिंग फंड्स, कि भाई इंटरेस्ट कम ही है ना, उधार ले लो। तो दोनों सूरतों में जब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो भी फंड्स अवेलेबल इन हैंड रह गए, और जब आपने बोरिंग कर ली तब भी फंड्स अवेलेबल इन हैंड हो गए। दोनों सूरतों में मनी सप्लाई बढ़ जाती है इकोनॉमी में आपकी। सो दीज आर लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर रिफ्लेक्ट करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी। आज एज ऑफ टुडे हम कहाँ पे हैं? इसमें आप जीडीपी देख लें। जीडीपी की इक्वेशन वैसे तो आपने पढ़ी है, आगे चल के फिर हमारे सामने आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट लेवल्स देख लें, क्या है, कितने % एम्प्लॉयमेंट है हमारी, या अनएम्प्लॉयमेंट है, एक ही बात है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारी कहाँ पे खड़ी है, और पर्सनल इनकम के लेवल्स क्या हैं। पर्सनल इनकम को किससे मेजर करते हैं हम? पर कैपिटा इनकम से, ठीक है। तो पर्सनल इनकम लेवल्स क्या है हमारे करंटली, ये कहाँ पे खड़े हुए हैं इंडेक्सेस ये वाले, ये हमें कोइंसिडेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं, जो कि हमें करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी बताते हैं। ये फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड बता रहे हैं, ये करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी बता रहे हैं। और लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स व्हाट, माजी में क्या हो चुका है। लैग से आपको पता लगना चाहिए माजी की बात हो रही है कि हम पीछे रह गए हैं, तो हम पीछे की बात कर रहे हैं। माजी में क्या हो चुका है ये जानना चाहते हो तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माजी की इंफॉर्मेशन देता है। माजी में प्राइसेस किस तरह हमारी सालाना बढ़ती रही हैं, माजी में हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्या रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। ये पास्ट की रिफ्लेक्शन है, पास्ट परफॉर्मेंस की रिफ्लेक्शन हमें इन इंडिकेटर्स में नजर आती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनमें क्या फर्क होता है? एक बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है ना, और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बिल्कुल ठीक है आपने, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आती है, बट उसमें कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट की फंडिंग, बोरिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स जो होती है फॉरेन करेंसी में, वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस क्या है, कितनी मिलियन या बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट की, कितने बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट की, उनका डिफरेंस वो बैलेंस ऑफ ट्रेड बता रहा है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके बाकी इनफ्लोज और आउटफ्लोज भी आ जाते हैं, जैसे आपकी फॉरेन रिमिटेंसेज हैं, वो अब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो नहीं है, बट फॉरेन करेंसी रिसीट्स हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ने लोन्स लिए हैं, वो फॉरेन करेंसी रिसीट्स हैं। गवर्नमेंट ने डेट्स रीपे किए हैं, वो फॉरेन करेंसी पेमेंट्स हैं, वो फॉरेन करेंसी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में काउंट होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड ओनली डील विद कमोडिटी, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड। तो ठीक है जी, ये हमारे पास एक छोटा सा हेडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, लीडिंग, कोइंसिडेंट एंड लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग फ्यूचर के बारे में इंडिकेशन देते हैं, कोइंसिडेंट करंट स्टेट की बात करते हैं, और लैगिंग पास्ट परफॉर्मेंस की रिफ्लेक्शन होते हैं। और 4-4 बुलेट्स दी हुई हैं एज इट इज़। ये बुलेट्स में अगर आप याद रख लें, 4 में से 3-3 भी आपको याद रह जाए, 2-2 भी याद रह जाए, तो 3-4 नंबर का जो सवाल आएगा उसके लिए काफ़ी है। 3 हेडिंग्स, हर हेडिंग के नीचे 2 से 3 बुलेट्स आपको याद रहेगी, मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा हमें नहीं कुछ करना। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है कि इकोनॉमिक साइकिल्स हर इकॉनमी में चलते रहते हैं। हर इकॉनमी में ही इकोनॉमिक साइकिल्स आते हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और रिसेशन, ये दोनों चीज़ें हमें
पीरियडिकली नज़र आती हैं। कभी हम किसी इकॉनमी को स्टडी करेंगे तो उसका ग्राफ ऐसे ही नज़र आएगा, कभी ग्रोथ है, कभी रिसेशन है, फिर ग्रोथ है, फिर रिसेशन है। ये नेचुरल साइकिल है जो चलता रहता है हर इकॉनमी में। ग्रोथ हम कहते हैं जब नेशनल इनकम ग्रो कर रही है ओवर द ईयर्स, तो हम कहते हैं इकॉनमी ग्रो कर रही है। और जब नेशनल इनकम डिक्लाइन कर रही है ओवर द ईयर्स, तो हम कहते हैं इकॉनमी रिसेशन में आ गई है। किसी भी कंट्री की इकॉनमी ग्रोथ में है, रिसेशन में है, उस कंपनी की नेशनल इनकम को देख लो। नेशनल इनकम बाय द वे कैसे मेजर करते हैं? जीडीपी। नेशनल इनकम को हम जीडीपी से मेजर कर लें तो वो हमें बता देगा कि हमारी इकॉनमी ग्रोथ में या रिसेशन में। अगर हमारी जीडीपी बढ़ता जा रहा है तो हम कहेंगे हमारी इकॉनमी ग्रोथ में है। अगर हमारा जीडीपी ड्रॉप हो रहा है तो हम कह सकते हैं जीडीपी का ग्रोथ रेट ड्रॉप हो रहा है, तो हम कहते हैं हमारी इकॉनमी रिसेशन में है। गवर्नमेंट एम फॉर अ कंटिन्यूअस ग्रोथ बट ट्राई टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिसेशंस। Business must understand the economic cycles to plan strategies. For example, launching a new product during a recession may not be wise. ठीक है जी, ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें बिजनेस डिसीजंस लेते हुए हमें इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना है। जो मैंने चैप्टर के शुरू में बात की थी, इकोनॉमिक कंडीशन को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक बिजनेस डिसीजन लेने हैं। जैसे उसने यहाँ पे निचोड़ बता दिया कि ये साइकिल समझना क्यों जरूरी है कि भाई जब रिसेशन है तो नई प्रोडक्ट लॉन्च ना करना। रिसेशन में तो आपकी इकॉनमी नीचे जा रही है, लोगों की बाइंग पावर कम हो रही है, तो ऐसे मौके पर नई प्रोडक्ट लॉन्च करना इज नॉट अ वाइज मूव। लोग उस वक्त पैसे सेव करने के मोड में, स्पेंडिंग मोड में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अच्छा जी, स्टॉक मार्केट इंडेक्स हमने कहीं यहाँ पे बात की थी, ये हेडिंग आई थी स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इसको थोड़ा एलैबोरेट किया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता क्या है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स को बताएगा व्हाट इज स्टॉक मार्केट इंडेक्स। हमने कहीं पढ़ी भी है ना बात, कि नहीं पढ़ी भी? मैं फाइनेंस में कहीं पढ़ा था हमने स्टॉक मार्केट इंडेक्स को? नहीं पढ़ा था। किसी को पता है स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चलता है KSE 100 इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स मेरे ख्याल को कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। तो KSE 100 इंडेक्स क्या है? अच्छा चलें हम टर्म वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ तो मैं पता है ना, स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स लिस्टेड होते हैं दे हैव अ मार्केट प्राइस, और वहां से फिर एक टर्म निकलती है मार्केट कैपिटलाइजेशन की। ये सुनी हुई है ना हमने टर्म, ये तो सुनी होगी यार। मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म सुनी हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से मुराद होती है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स इन इशू। मतलब आपसे कहा जाए कंपनी ए की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, तो कंपनी ए की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है कंपनी ए के नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू मल्टीप्लाइड विद मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी ए शेयर। एग्जाम्पल, कंपनी ए का नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू है 100 मिलियन शेयर्स और उसकी शेयर प्राइस चल रही है ₹25 पर शेयर, तो हम कहेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी ए इज 2500 मिलियन। दिस इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक हो गया जी। सो मार्केट प्राइस एक शेयर की प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी के सारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू वही है जो हम वैक में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं निकालते थे, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मेजर करते थे, नंबर ऑफ शेयर्स इन इश्यू इनटू शेयर प्राइस, दैट इज बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी पता लग गया आपको एक टर्म। अच्छा, ये दो छोटी छोटी सी टर्म इनको भी साथ, एक होती है फ्री फ्लोट, एक होती है फुल कैप। फुल कैप से मुराद होती है ऑल शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, और फ्री फ्लोट से मुराद होती है ओनली शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। अब नॉर्मली जो शेयर्स कंपनी के सारे शेयर्स होते हैं दे आर नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। वजह क्या है कि कंपनी के जो कंट्रोलिंग शेयर होते हैं यूजुअली वो डायरेक्टर्स के कंट्रोल में, डायरेक्टर के इख्तियार में होते हैं। ट्रेडिंग शेयर्स तो वो होते हैं जो पब्लिक के पास है। जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी की मैनेजमेंट में बैठे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए हैं, कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, दे डोंट यूजुअली ट्रेड इन दे शेयर अनलेस दे प्लान टू रिटायर। जब तो वो रिटायर होने का प्लान कर रहे हैं, भी हमने बिजनेस को गुड बाय कह देना है, फिर वो अपने शेयर बेचेंगे। अदरवाइज दे होल्ड देयर शेयर टू मेंटेन देयर ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर द बिजनेस। तो देयर शेयर्स आर नॉट कॉल्ड ट्रेडिंग शेयर। वो नॉन ट्रेडिंग शेयर होते हैं, वो फ्री फ्लोट में नहीं आते। फ्री फ्लोट में वो शेयर होते हैं जो पब्लिक के पास होते हैं। पब्लिक अपनी जरूरत के मुताबिक शेयर खरीदती है, फिर पैसे की जरूरत होती है बेच देती है, उनको हम फ्री फ्लोट शेयर्स कहते हैं। ओनली शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। फुल कैप ऑल शेयर्स,
फ्री फ्लोट, शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, ये मार्केट की टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम इकोनॉमिक्स, हमने स्टॉक मार्केट का जिक्र किया, उसके रेफरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी, फ्री फ्लोट हो गया, फुल कैपिटलाइजेशन होगी। अब मार्केट इंडेक्स की मैं आपको जरा मतलब समझा दूं, मार्केट इंडेक्स होता क्या है। स्टॉक KSE 100 इंडेक्स आप जब देखते हो तो इट इज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन of 100 selected companies, of 100 selected companies। जब ये इंडेक्स बनाया गया उस वक्त सेलेक्ट की गई 100 कंपनीज विच थॉट टू रिप्रेजेंट स्टॉक मार्केट एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल की 2-3 अच्छी कंपनी, सीमेंट सेक्टर की 2-3 कंपनीज, ऑयल एंड रिफाइनरीज की 1-2 कंपनीज जो लीडिंग सेक्टर्स हैं। हर सेक्टर से कुछ कंपनीज को सिलेक्ट किया गया, 100 कंपनीज का एक ग्रुप बनाया गया और ये इस नीयत से बनाया गया कि भाई ये 100 कंपनीज हमारी स्टॉक मार्केट की ओवरऑल कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, फिर उन 100 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन गेज की गई। जब स्टॉक मार्केट लॉन्च की गई उस वक्त इन 100 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन से देखी गई ये 100 रुपीज है। मैं चलिए इसको 100 बिलियन कह देता हूं, थोड़ा सा रियलिस्टिक हम फिगर ले आते हैं। हमने कहा जी 100 कंपनी सिलेक्ट की, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन है। अब इंडेक्स कैसे बनता है? लेट्स अज्यूम हमने अपनी स्टॉक मार्केट लॉन्च की 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को हमने कहा जी हमारी स्टॉक मार्केट में जो 100 कंपनीज हमने सेलेक्ट की हैं KSE 100 इंडेक्स के लिए, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 अरब है। 2 तारीख आई, 2 तारीख को इन्हीं कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन दोबारा मुहैया की गई। पता लगा जी इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अब होगी है 102। अब यहां पे इसी के मुताबिक बेस इंडेक्स शुरू हो जाता है। बेस इंडेक्स शुरू हो गया। हमने बेस इंडेक्स अगर 100 रख लिया तो अब 100 से 102 हुई, तो हमने कहा जी ये हमारी इंडेक्स में 2 पॉइंट का इजाफा हुआ, 2 पॉइंट का इंक्रीज आया। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 1 पॉइंट का जो इजाफा आता है वो आपके यहाँ से आ रहा होता है कि आप देखते हो कि 102/100 इंटू 100, तो ये 2% आ रहा है, ये आपका इंडेक्स में इजाफा है। चलते चलते किसी तरह किसी दिन ये मार्केट प्राइस आपकी चली जाती है। मैं चले थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको 100 नहीं, 100 मिक्स हो रहा है, मैं इसको 500 कर देता हूँ और मैं इसको 500 हम 12 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक करने के लिए। अब हमने कहा जी 500 पे हमारा इंडेक्स अगर 100 है, बेस है, तो अब हमारे इंडेक्स में कितना इजाफा आया? 512/500 इंटू 100, हमारा इंडेक्स कितना बन गया जी? कैलकुलेट करके बताएं जरा जी बेटा। 102.4, 102.4। तो खबर आएगी मार्केट के स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 2.4 पॉइंट का इंक्रीज आया। दिस इज द न्यूज़। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 2.4 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 2.4 पॉइंट का इजाफा क्या है कि अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछली 100 थी तो अब 100 से बढ़ के 102.4 पे चली गई। एक और दिन पे जाते हैं हम, से 10 बल्कि नहीं, एक दिन करके चलते हैं। हम 3 जनवरी को बनाते हैं, 3 जनवरी की तारीख को बनाते हैं। क्या हुआ? अरे चलना यार, हम 3 जनवरी 2024 को गए। हमने देखा जी हमारा इंडेक्स चला गया 500, हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन चलेगी 525 बिलियन पे। अच्छा जी, अब क्या होगा? 525 ओवर बेस हमारी फिगर थी 500 इंटू 100, इंडेक्स कहाँ पे चला गया? 105। तो खबर आएगी मार्केट में 2.6 पॉइंट का इजाफा हुआ, इंडेक्स में 2.6 पॉइंट्स का इजाफा आया।
ठीक है जी। हमने बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से इंडेक्स कैलकुलेट करते जा रहे हैं और उस हिसाब से हम इजाफा रिपोर्ट करते जा रहे हैं। अब मैं अगर इसी तरह कभी चलते चलते 10 तारीख को मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी 600 पे चली जाए तो हमारा इंडेक्स कहाँ पे चला जाएगा? 600 बटा 500 इंटू 100, 120। ये 120 पॉइंट्स पे हमारा इंडेक्स चला गया। इसी तरह कभी अगर 11 तारीख को 2024 को मार्केट कैपिटलाइजेशन 580 पे आ जाएगी अगर, तो हमारा इंडेक्स कहाँ पे आएगा? 580 बटा 500 इंटू 100, 116। और ख़बर क्या आई? मार्केट में 4 पॉइंट्स की कमी। यह है इंडेक्स। तो इंडेक्स जो होता है बेसिकली ये KSE 100 इंडेक्स 100 सेलेक्टेड कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बेस है और इंडेक्स में इजाफे का मतलब है उन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा हुआ है और इंडेक्स में कमी का मतलब है उन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन में कमी हुई है। अब हम किसी इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं कर रहे, एक या दो कंपनीज में इजाफा या एक या दो में कमी, हम ओवरऑल 100 कंपनीज की कैपिटलाइजेशन में इजाफे की बात कर रहे हैं और 100 कंपनी की कैपिटलाइजेशन में कमी की बात करें। हो सकता है 100 में से 70 में इजाफा हो, 30 में कमी हो, नेट इजाफा आ रहा हो, और हो सकता है यहां पे 30 में इजाफा हो, 70 में कमी हो, नेट कमी आ रही हो। तो ये नेट की बात हो रही है, टोटल 100 कंपनीज की ओवरऑल वैल्यू में इजाफा या कमी की बात हो रही है। ये किसी इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं है, ये ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, ये 100 कंपनीज की बात हो रही है। इंडेक्स में इजाफे का मतलब KSE 100 में इंडेक्स में इजाफे का मतलब 100 कंपनीज की वैल्यूएशन में इजाफा, 100 कंपनी की कलेक्टिव वैल्यू में इजाफा। इंडेक्स में कमी का मतलब 100 कंपनी की कलेक्टिव वैल्यू में कमी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ये 100 कंपनीज वाइजली सिलेक्ट की जाती हैं एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट स्टॉक मार्केट। सो समझा जाएगा कि अगर इन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा हो रहा है तो समझा जाएगा ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा हो रहा है। स्टॉक मार्केट में ओवरऑल कंपनीज ऊपर को जा रही हैं। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 100 कंपनीज में कमी आएगी, इंडेक्स में कमी आएगी, समझा जाएगा, क्योंकि ये नुमाइंदा है ना स्टॉक मार्केट की, समझा जाएगा शायद ओवरऑल मार्केट में कमी आ रही है, ये नुमाइंदा है। लेकिन हम स्टॉक मार्केट इंडेक्स सारी कंपनीज पे बेस नहीं करते, सिलेक्टेड कंपनीज पे बेस करते हैं। तो यह है इंडेक्स की कहानी। यहां पे उसने इंडिकेशन दी हुई है। इंडेक्स तो एक हमने स्टॉक मार्केट का पढ़ा, ऑल शेयर इंडेक्स भी हो सकता है बट इट इज नॉट नॉर्मली यूज्ड। यूजुअली पाकिस्तान में जैसे हमने कहा KSE 100 इंडेक्स चलता है, लेकिन ऑल शेयर इंडेक्स का मतलब है ऑल लिस्टेड कंपनीज आप शामिल कर लोगे तो ऑल शेयर इंडेक्स बन जाएगा। बट दिस इज नॉट द प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। नॉर्मली हम इंडेक्स को सिलेक्टेड नंबर ऑफ शेयर्स पे लेकर चलते हैं। जैसे इफ आई रिकॉल करेक्टली, कुछ अर्सा पहले हमारी PSX नहीं होती थी, KSE कराची स्टॉक एक्सचेंज अलहदा थी, लाहौर अलहदा थी, इस्लामाबाद अलहदा थी। तो कराची का इंडेक्स शायद 100 पे था तो लाहौर का शायद 30 कंपनीज पर था। LSE 30 इंडेक्स होता था, वो 30 कंपनीज की ऊपर बेस है, क्योंकि लाहौर में सारी कंपनीज लिस्टेड नहीं होती थी। नॉट ऑल द कंपनीज लिस्टेड इन कराची विल गेट देमसेल्फ लिस्टेड इन लाहौर। ये अलहदा मार्केट थी, वो अलहदा मार्केट थी। तो चूंकि यहां पे कंपनीज कम थी तो उन्होंने कम कंपनीज में से 30 का सैंपल उठाया हुआ था। कराची में कंपनी ज्यादा थी, उन्होंने ज्यादा कंपनीज में 100 का सैंपल उठाया हुआ था। ठीक है, तो कराची में KSE 100 इंडेक्स चलता था, लाहौर में LSE 30 इंडेक्स चलता था। तो कितनी कंपनीज को सिलेक्ट करते हो, ये स्टॉक एक्सचेंज का अपना डिसीजन है। अच्छा जी, फिर इन्फ्लेशन का भी कहीं ऊपर हमने जिक्र आया कि हमें ये इन्फ्लेशन हमने पढ़ी है, ये लैगिंग इंडिकेटर में पढ़ी थी कहीं, शायद नहीं, हाँ बिल्कुल, ये इन्फ्लेशन, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली इन्फ्लेशन के मैयर का तरीका है। लैगिंग हमने में पढ़ी थी। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बिल्कुल इसी अंदाज में जिस तरह हमने स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बनाया ना, CPI भी इसी तरह ही बनता है। आप देखते हो कि एक हाउस होल्ड कंज्यूमर, एक नॉर्मल हाउस होल्ड कंज्यूमर जिसकी फैमिली 4, 5, 6 मेंबर्स का साइज है, उसका मंथली बजट में वो क्या क्या कमोडिटीज बाय करते हैं, आपने हिसाब लगाया। अब मैं CPI का लॉजिक बता रहा हूं। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे बनता है। आपने हिसाब लगाया जी, इस फैमिली को महीने में 10 किलो आटा चाहिए, 5 किलो चावल चाहिए, 2 किलो घी चाहिए, चीनी, दालें,
शक्कर, पत्ती, जो भी है, आपने पूरा एक बास्केट बनाई कि भाई एक नॉर्मल हाउस होल्ड फैमिली का जो फूड बास्केट है, या मेडिसिन भी आ जाती है, कोई कपड़े की ज़रूरत पड़ जाती है, तो एक नॉर्मल जो उसकी कंजम्पशन है मंथली से, आज की तारीख में अगर हम बजट बनाएं, ये हमारा बेस तारीख है अगर आज की, हमने कहा जी ये बजट है 10,000 रुपये का। अब CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन का मैयर, यही बास्केट अगर एग्जैक्ट आज से 1 साल बाद बनाए कितने की पड़ती है? पता लगा जी 11,000 की बनी। इसका मतलब पिछले 1 साल में कंज्यूमर के लिए इन्फ्लेशन कितनी रही? 10%। जो बास्केट आज 10,000 की है, साल बाद वही बास्केट जब 11 की बनी, तो इसका मतलब पिछले 1 साल में इन्फ्लेशन ने कंज्यूमर की जो उसकी परचेजिंग पे इफेक्ट डाला है वो 1,000 रुपये का है, विच इज़ 10%। सो CPI इसी अंदाज में बनता है कि 10,000 को बेस ले लिया, 11,000, 11 से 11,500 हो गया, 11,500 से 12,500, 13, 14, एनुअल बेसिस पे देखिए जो इंडेक्स में कितना चेंज आता जा रहा है। ठीक है, तो इंडेक्स में 100 से शुरू हुआ, 100 से 110 पे चला गया, 110 से 115 पे चला गया, 115 से 125 पे चला गया, एंड सो ऑन। ये इंडेक्स आपका बढ़ता जाता है, जो कि आपके बता रहा है कि आपकी प्राइसेस में कैसे चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली जिस तरह ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, आप समझो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ही है, ये बास्केट है, ये कंज्यूमर बास्केट है कि जी हमने पहली तारीख को देखा कंज्यूमर की जो बास्केट है, जो हमने क्वांटिटीज ली वो 500 की आई हैं, तो हमने कहा जी ये बेस इंडेक्स 100 कर लो इसको। अगले दिन देखा वो 512 की हैं, तो हम कहें जी कंज्यूमर CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 2.4 का इजाफा हो गया, 100 से 102.4 पे ले गए, मतलब 2.4% इस केस में, और 2.4 पॉइंट्स का इजाफा है। यहां से यहां पे आए तो जनाब यहां पे पॉइंट्स में तो 2.6 है, लेकिन परसेंटेज में कितना है? 105 और 102.4, 2.6 पॉइंट्स है ना बेटा, लेकिन परसेंटेज में 102.4 से कीमतें 105 पे चली गई ना, तो 2.6% तो नहीं होगा, तो मार्जिनली फर्क होगा। ये 105 बटा 102.4 करोगे आप 2.54, ये आपका परसेंटेज इंक्रीज है कीमतों में। ठीक है, ये है इंडेक्स में पॉइंट्स में इजाफा। इंडेक्स 102.4 से 105 पे गया, इंडेक्स की टर्म में बात करें, लेकिन परसेंटेज टर्म में बात करें कितनी % कीमतें बढ़ी, तो 102.4 से कीमत बढ़ के 105 पे चली गई है, वहां से परसेंटेज में 2.54 जैसे बता रहे हैं, ये प्राइस में इजाफा है। सो CPI बिल्कुल जिस तरह ये स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बेस है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स पे बेस है, उनमें जैसे जैसे चेंज आए वैसे वैसे इंडेक्स बदला। इसी तरह CPI वैल्यू ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स पे बेस है, जैसे जैसे उस वैल्यू ऑफ बास्केट में चेंज आएगा वैसे वैसे CPI में चेंज आएगा, एंड इट इज इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का इंडिकेटर होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन को भी हमें देखना होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बदलने से कॉस्ट बदलती हैं, इन्फ्लेशन के बदलने से कंज्यूमर का परचेजिंग पावर बदलती है। हाई इन्फ्लेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है। कैसे भाई? हाई इन्फ्लेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो क्यों हो जाती है? हाई इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। परचेजिंग पावर कम होगी तो डिमांड फॉर प्रोडक्ट कम होगी, डिमांड फॉर प्रोडक्ट कम होगी तो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएंगी, आपकी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, लो हो जाएगी। ये इसको और इकोनॉमी में साइकिल थोड़ा बड़ा, हमका सर्कल थोड़ा बड़ा करें। हाई इन्फ्लेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ लो क्यों होती है? क्योंकि हाई इन्फ्लेशन जब आती है तो गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल इट, और इसका मैंने मेजर एक बताया था कभी आपको, यकीन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है गवर्नमेंट। क्योंकि हाई इन्फ्लेशन का एक और एस्पेक्ट भी देखो ना, इन्फ्लेशन का मतलब क्या? कीमतों में इजाफा। तो कीमतों में इजाफा कब होता है? जब डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। ये भी एक एस्पेक्ट है ना इसका। कीमतें कब बढ़ेंगी? व्हेन डिमांड इज मोर देन द सप्लाई। तो डिमांड कब ज्यादा है? जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। तो पैसा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। तो गवर्नमेंट उस मनी सप्लाई को कर्टेल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बिकम मोर अट्रैक्टिव, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव हो जाती है लोगों के लिए कि भाई बैंक में पैसा रखा दो, आज कमाई कर लो, खर्च बाद में लेंगे। तो लोगों के हाथ से पैसा निकल के बैंकों में चला जाता है, मनी सप्लाई इन द मार्केट गोज डाउन। हाई इन्फ्लेशन रेट लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट लीड्स टू लो मनी सप्लाई इन द मार्केट। जब मनी सप्लाई मार्केट में लो हो जाएगी तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली आपकी रिसेशन स्लो हो जाती है, इकोनॉमी ग्रोथ आपकी लो हो जाती है। तो इन्फ्लेशन किस तरह इफेक्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, एक छोटा सा मैंने साइकिल आपसे शेयर किया।
इन्फ्लेशन का ताल्लुक हमने इंटरेस्ट रेट से भी जोड़ा था जाके, और ये इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक बिजनेस से जुड़ जाता है यहाँ पे जाके। हाई इंटरेस्ट रेट, बोरिंग इज एक्सपेंसिव। व्हेन बोरिंग इज एक्सपेंसिव, कंज्यूमर की बाइंग पावर भी इफेक्ट होती है, क्योंकि कंज्यूमर भी गाड़ियां लीज करा लेता था, लीज नहीं कराता, क्रेडिट कार्ड पे उधार स्पेंडिंग कर देता था, इंटरेस्ट में ज्यादा हो गया वो स्पेंडिंग नहीं करता। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो बोरिंग एक्सपेंसिव है, तो बिजनेसेस के लिए भी लोन लेना मुश्किल हो जाता है। पहले कर्जा लेकर नई फैक्ट्री लगा लेते थे, कर्जा लेकर प्रोडक्शन कैपेसिटी इनहेंस कर लेते थे। तो अब दो एंगल से, हाई इन्फ्लेशन रेट दो एंगल से बिजनेस को इफेक्ट कर जाता है। एक, बिजनेस की अपनी एक्सपेंशन मुश्किल हो गई है, महंगी हो गई है, और दूसरा, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से कंज्यूमर के पास भी पैसा नहीं है, तो जरूरत भी नहीं एक्सपेंशन की, जरूरत भी नहीं रहती, कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है हाई इन्फ्लेशन रेट से, और एक्सपेंशन महंगी भी हो जाती है, इसलिए ग्रोथ स्लो हो जाती है। हाई इन्फ्लेशन रेट, लो इंटरेस्ट रेट वाइस वर्सा। लो इंटरेस्ट रेट इनकरेजेस बोरिंग, कंज्यूमर भी बोरो करता है, गाड़ियां लीज पे लेगा, क्रेडिट कार्ड उधार पे बाइंग करेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो है, और बिजनेसेस के लिए भी बोरिंग आसान है, एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। इधर कंज्यूमर बैंकों से पैसा लेकर स्पेंडिंग के लिए तैयार हो रहा है, उधर बिजनेसेस बैंकों से उधार लेके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं ताकि जब कस्टमर की डिमांड है उसको केटर कर सकें। सो लो इंटरेस्ट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी पे कैसे असर डालती है? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास कम है, स्पेंडिंग कम है, तो स्पेंडिंग कम है तो अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस पे इफेक्ट इसका आएगा। फिस्कल पॉलिसी रेफर करती है आपके गवर्नमेंट के टैक्सेशन सिस्टम को, तो अगर टैक्सेशन हाई हो जाते हैं तो ये भी बिजनेस पे असर डालते हैं, क्योंकि किसी इकोनॉमी में टैक्सेस हाई हैं तो बिजनेसमैन मे नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन दैट इकोनॉमी। जैसे हमने कल भी शायद बात हो रही थी कि यूएई में इनकम टैक्स रेट्स लो है, दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर बाय ऑफरिंग लो इनकम टैक्स रेट्स या टैक्स फ्री जोन्स, कि हमारे पास आए हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, तो बिजनेस आर बीइंग इनकरेज टू मूव देयर। तो जिस इकोनॉमी में टैक्सेस हाई होते हैं वहां पे भी बिजनेस ग्रोथ जरा मुश्किल स्लो हो जाती है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के रेफरेंस से हम बात ऑलरेडी कुछ करके आए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें करंट अकाउंट जो बैलेंस ऑफ ट्रेड के रेफरेंस से बात करता है, इसमें कैपिटल अकाउंट जो इन्वेस्टमेंट और लोन्स के बैलेंस की जिक्र करता है, और ऑफिशियल फाइनेंसिंग अकाउंट जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं ये उनकी बात करता है। सो इनको कलेक्टिवली इनके अगेंस्ट जो फॉरेन रिसीट एंड पेमेंट आती हैं उससे इकॉनमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटर्मिन किया जाता है। और बाय द वे, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री विद अनदर कंट्री is also an indicator of strengthening or weakening of its currency, strengthening or weakening of its economy as well as strengthening and weakening of its currency. अगर पाकिस्तान का डॉलर के अगेंस्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, मतलब हमारी डॉलर में रिसीट्स कम है और पेमेंट ज़्यादा है, जिसका मतलब डॉलर हमारे मुल्क में महंगा होता जाएगा और रुपी सस्ता होता जाएगा कंपैरिजन में। अगर यूके से हमारा रुपी पाउंड पैरिटी रिवर्स है तो वहाँ पे बिहेवियर रिवर्स नजर आएगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी इकॉनमी का भी इंडिकेटर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट फ्यूचर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की मूवमेंट का इंडिकेटर है। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन जिस कंट्री से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है उस कंट्री की करेंसी आपके मुल्क में स्ट्रांग होती जाएगी, आपकी करेंसी उस कंट्री के मुकाबले में वीक होती जाएगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। ये जनाब जीडीपी की एक इक्वेशन यकीनन आपने पहले भी पढ़ी हुई है। जीडीपी मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। इट इज कैलकुलेटेड एज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ये आपकी टोटल जीडीपी है। और जीडीपी को मेजर करने के लिए नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, ये दोनों टर्म से आप फेमिलियर होंगे। नॉमिनल आप फाइनेंस में वैसे ही पढ़ चुके हो, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन होता है, और रियल एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो आप जीडीपी अगेन हमें 1 नंबर की 1.5 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है जीडीपी क्या है, और टाइप्स ऑफ जीडीपी पे बात हो सकती है। सो इसके अलावा हमें कोई इसमें लंबी चौड़ी एप्लीकेशन की बात नहीं है, सिर्फ मेमोराइजेशन है थोड़ी बहुत जो अगर कर लें तो। अच्छा जी, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं चेंजेस और उनका कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट और बिजनेस रिस्पॉन्स उनका क्या होगा। वेरी सिंपल, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट है, कंज्यूमर रिस्पॉन्स स्पेंड लेस। बिजनेस क्या करे, प्राइसेस कम करे ताकि कस्टमर को खींचे क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, दे हैव मोर मनी टू स्पेंड, दे स्पेंड मोर, देन बिजनेसेस कैन अफोर्ड टू इंक्रीज प्राइसेस टू गेन देयर हायर प्रॉफिट्स। हायर इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर इज रिस्पॉन्स इज टू सेव मनी, स्पेंड लेस। इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, सेव मोर, स्पेंड लेस।
अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, लोग जब स्पेंड ही कम कर रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट साइजेस को या उनकी प्राइसेस को कम करना है अगेन, ताकि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पे क्या लिखा है, रिड्यूस प्रोडक्ट साइजेस टू मेंटेन प्रॉफिट्स। मतलब पहले आप 1 किलो का पैकेट बेचते थे, आधा किलो का पैकेट इंट्रोड्यूस करवा दें। आप पहले 3 शर्ट्स का पैक बेच रहे थे, आपको पता है लोग अब 3 शर्ट्स नहीं लिया करेंगे, आप 1 शर्ट ही लिया करेंगे, दे आर इन द मूड ऑफ स्पेंडिंग लेस, तो आप एक शर्ट का अलग से पैक निकाल दें। सो रिड्यूस योर पैकिंग साइज। लोअर इंटरेस्ट रेट, स्पेंड मोर, सेव लेस, लॉन्च लार्जर प्रोडक्ट्स। लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो आप 3 की जगह 5 शर्ट का पैक निकाल दो, लोग पैसे खर्च करने के मूड में हैं तो हम लेस सेल मोर इन द पीरियड। करेंसी डेप्रिसिएशन, अच्छा यहाँ पे बेटा एक चीज नोट कर लीजिए, यहाँ पे जब भी करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन की बात की जाती है किसी भी इकॉनमी में, वो हमेशा फॉरेन करेंसी की बात की जाती है। फॉरेन करेंसी की डेप्रिसिएशन एंड फॉरेन करेंसी की एप्रिसिएशन। नॉर्मली किसी भी इकॉनमी में जब बात की जाएगी कि भाई कोई करेंसी स्ट्रेंथन हो रही है, वीक हो रही है, नॉर्मली इट इज फॉरेन करेंसी वी आर रेफरिंग टू। फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होने का क्या मतलब है, डॉलर सस्ता हो जाए। डॉलर सस्ता हो जाएगा तो इंपोर्टेड चीजें, $1 की जो चीज हम मंगवाते थे पहले 300 की आती थी, डॉलर सस्ता हो गया वो 250 की आनी शुरू हो जाएगी। देखिए ना डॉलर सस्ता आना, इंपोर्टेड गुड्स की कंजम्पशन की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ जाती है। जब फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इंपोर्टेड गुड्स की बाय करने की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ती है, और बिजनेसेस के लिए, लोकल बिजनेसेस के लिए चैलेंजिंग हो जाती है एनवायरनमेंट। लोकल बिजनेसेस के लिए चैलेंजिंग है क्योंकि लोग इंपोर्टेड बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हुई तो इसका मतलब इंपोर्ट महंगी होगी, लोगों का जो फ्यूअर इंपोर्टेड आइटम विल बी परचेज, लोग विल बी बाइंग, विल बी ट्राइंग टू बाय मोर लोकल आइटम। सो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। ये जी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कहानी थी, और ये जी बिल्कुल इसी तरह से हमने इकोनॉमिक्स को बिजनेस से लिंक किया कि इकोनॉमिक्स इंडिकेटर की मदद से हमें इकोनॉमिक्स को समझना है, और इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी इसलिए है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक्स हमारे बिजनेस पे असर डालती है। हमने डिफरेंट इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स के बिजनेस पे इफेक्ट देखे। ये इसी तरह यही एग्जैक्टली सोशल एंड लीगल केसेस जैसे हमने पढ़ा था उसमें कि सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट कैसे हमारे बिजनेस पे असर डालती है। सोशल में हमारे पास हेडिंग है जी अटायर, ये सोशल की हम हेडिंग सोशल फैक्टर्स बात कर रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस हम उस पर बात कर रहे हैं। एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल, ये भी बिजनेसेस पे असर डालता है। क्विकली अगर वॉक थ्रू करते हुए जाएं हम, लोगों की डेली हैबिट्स क्या हैं, उनकी परचेजिंग बिहेवियर क्या है, बल्कि मैं बिल्कुल आसानी से यहाँ पे बात करते हुए की पॉइंट पिक करें, यहाँ पे आए, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। वुमेन ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स हैज लेड टू हायर हाउसहोल्ड इनकम्स एंड डिमांड फॉर टाइम सेविंग प्रोडक्ट्स। यहाँ से आपको पता लगा लाइफस्टाइल और एटीट्यूड बदलने से बिजनेसेस पे असर क्या आता है। रिसेंट टाइम में हमारी कल्चरल एक्सचेंज आ रहा है कि मेल फीमेल दोनों वर्किंग फैमिली मेंबर्स बनते जा रहे हैं। अब जब दोनों फैमिली मेंबर बन रहे हैं तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, और यूजुअली जो पहले समझा जाता था फीमेल का काम घर के कामों को संभालना है, जिम्मेदारियों को निभाना है, तो उसके ऊपर चूंकि बर्डन बढ़ रहा है तो दे आर लुकिंग फॉर ऐसे टूल्स एंड इक्विपमेंट जिससे घर का काम जल्दी हो जाए, ऑटोमेशन आ जाए, थोड़ी सी डिश वॉशिंग मशीन्स आ गई, ऑटोमेटिक आपके कपड़ों की वॉशिंग मशीन्स आ गई, ये माइक्रोवेव आ गए, ओवन्स आ गए। ये क्या है, ये आपके टाइम सेव करते हैं। घरों में जो काम में टाइम लगता था ख्वातीन का, उसमें तेज़ी आती है। जैसे पहले हमारे ज़माने में हमारे बड़े वो मसाले पीसने के लिए वो दोरी डंडा का भी था, आपने देखा कि नहीं देखा, सुना कि नहीं सुना, मसालों को वो पीसा करते थे डंडे के साथ, फिर ग्राइंडर्स आ गए, वो क्या टाइम सेविंग टूल दिया ना। तो ये चीज़ बढ़ रही है। एटीट्यूड लाइफस्टाइल कैसे आपके बिजनेसेस पे असर डालते हैं, ये एक बिजनेस एक एग्जाम्पल दी है। इसी तरह बाकी भी एग्जाम्पल आसानी से देखी जा सकती हैं। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स से मुराद है कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, एज वाइज, स्पेंडिंग वाइज, लोकेशन वाइज, उनकी स्टडी करें तो उससे पता लगेगा आपको कि डेमोग्राफिक्स में एज भी आ जाती है, डेमोग्राफिक्स में फिर बोल रहा हूँ आपकी बाइंग पावर भी आ जाती है, डिस्पैरिटी ऑफ द वेल्थ भी आ जाती है इसमें। सो डेमोग्राफिक से भी आपके हेल्प पड़े। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज के रेफरेंस से बात करें, आप मेजर करते हो कि आपकी एवरेज एज कंट्री में आपके बढ़ती जा रही है। अगर एवरेज एज आपकी कंट्री में बढ़ी है, जैसे अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज में एवरेज एज ऑफ द सिटीजन्स बढ़ती जा रही है, तो जब ये एवरेज एज बढ़ रही है इसका मतलब ये वक्त है कि आप हेल्थ केयर बिजनेस में इन्वेस्ट करो, क्योंकि एवरेज एज जब बढ़ेगी
लोगों की, तो उनकी बीमारियां और उनको सपोर्ट हेल्थ की लिए उनको डेफिनेटली ज़्यादा मेडिसिन और इस तरह के इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो वहाँ से आपको इंडिकेशन मिलती है कि आपको किस बिजनेस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, किस प्रोडक्ट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज डिमांड फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। Rise of digital consumer has boosted the e-commerce and streaming business industries. आपने देखा जी मोबाइल फ़ोन का यूज़ बढ़ रहा है, तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंगली आपको पता नहीं चाहिए ई-कॉमर्स भी बढ़ेगा और आपकी ये स्ट्रीमिंग बिजनेस जो है नेटफ्लिक्स या अमेजोन टाइप के जो प्रोग्राम जो ये चैनल्स हैं इनकी बिजनेस बढ़ेगा। तो वहाँ से आपको पता लगा डेमोग्राफिक्स से चीज़ें कैसे बदलती हैं। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज होने से भी बिजनेसेस पे असर आते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस प्रेफरेंसेस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस का जिक्र करा, शॉपिंग पैटर्न बदल गए हैं। एथिकल कंज्यूमरिज्म इज राइजिंग विद मोर कस्टमर प्रेफरिंग सस्टेनेबल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल ब्रांड्स। कल्चरल इन्फ्लुएंस ये भी आपके बिजनेस पे असर डालता है। जैसे मैकडोनल्ड, आप जो पाकिस्तान में मैकडोनल्ड खाते हो, आप दुबई में मैकडोनल्ड खाओ, उसका फ्लेवर ही फ़र्क होता है। कल्चर का आपके बिजनेसेस पे कैसे असर आता है। मैकडोनल्ड ने पाकिस्तान में आने से पहले उसने यहाँ के लोगों की टेस्ट स्टडी की थी कि यहाँ पे भाई क्या लोगों के टेस्ट बड्स कैसे हैं, किस किस्म का खाना पसंद करते हैं, तो दे मेड देयर रेसिपीज़ समवेयर लोकलाइज, उसमें कुछ लोकल फ्लेवर डाला गया, फिर यहाँ पे लॉन्च किया गया। इस तरह KFC का फ्लेवर खाओगे बाहर जाके उसका फ्लेवर कुछ और है, यहाँ पे फ्लेवर कुछ और है। हमें लगता है कि शायद वो मज़े की नहीं है या ये मज़े का, ऐसा नहीं होता। हर फ्लेवर को लोकलाइज किया जाता है। ये कल्चर का इफेक्ट है आपके बिजनेस पे। मैकडोनल्ड का बिजनेस कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, KFC के बिजनेस कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहा है और इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अगर आप कल्चर के मुताबिक जिस फॉरेन आप मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो, उस कल्चर के मुताबिक अपने आप प्रोडक्ट को एडजस्ट नहीं करते तो आपकी प्रोडक्ट नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स देख लो, ज़ारा है एक ब्रांड है, बड़ा इंटरनेशनली बड़ी जगह बिकता है। एक आर्लो है, इंटरनेशनल ब्रांड्स है, बहुत से कंट्रीज़ में जाता है। लेकिन ज़ारा जो फैशन जो प्रोडक्ट्स यूरोप के लिए बनाता है वो प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए या UAE के लिए नहीं बना सकता। वो उसको पाकिस्तान के कल्चर को देखना है कि यहाँ पे कल्चर में क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, किस तरह के ड्रेसेस पहने जाते हैं, यहाँ पे किस तरह के जूते पहने जाते हैं, किस तरह के बैग इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके मुताबिक चीज़ों को बना के लॉन्च करना होता है। तो हमें कल्चर को भी देखना है कि क्या कल्चर हमारे बिजनेस पे किस तरह असर डालेगा। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना है जी, क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर की बाइंग पावर बताती है। अगर वेल्थ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा गरीब लोग नहीं होंगे, सब एवरेजली वेल्दी होंगे। लेकिन अगर डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ है तो आपको फिर प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंगली एलीट के लिए अलग प्रोडक्ट लानी पड़ेंगी और गरीबों के लिए अलग प्रोडक्ट लानी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में है कि आपको 15 करोड़ की गाड़ी भी मिल जाती है और मे बी 8-10 लाख की गाड़ी भी, नई गाड़ी को 15-18 लाख की भी मिल जाती है, इतनी डिस्पैरिटी है। लेकिन आप शायद मे बी यूरोप में चले जाओगे तो वहाँ पे इतनी डिस्पैरिटी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी नहीं है, तो इसलिए इतनी वेरिएशन भी प्रोडक्ट की नज़र नहीं आएगी। वहाँ हमारी यहाँ पे 15 करोड़ और 15 लाख है, तो मे बी वहाँ पे 5 करोड़ और 50 लाख और डिस्पैरिटी वहाँ पे भी होगी, बट कम होगी। 5 करोड़ 50 लाख की डिस्पैरिटी होगी, वहाँ पे कम डिस्पैरिटी होगी। तो आपको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ता है। हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा कि लोगों की अवेयरनेस और फोकस कितना है हेल्थ एजुकेशन के बारे में। उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अपने बिजनेसेस को सिलेक्ट करते हो। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिजनेस पे इफेक्ट डालती है। किसी इकोनॉमी में अगर किसी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो जनरली वहाँ पे बिजनेसेस प्रॉस्पर करते हैं। जिस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी ना हो वहाँ पे बिजनेस प्रॉस्पर नहीं करते, क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उस इकॉनमी पे लो होता है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लो है, वहाँ पे ग्रोथ में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बिजनेसेस आपके ग्रो नहीं करेंगे। अच्छा जी, लीगल एनवायरनमेंट के रेफरेंस से लीगल एनवायरनमेंट भी बिजनेसेस को अफेक्ट डालती है कि आपके कंट्री में लॉज कितने हैं और उनकी इम्प्लीकेशन कितनी है और उनकी वजह से आसानियां पैदा की जा रही हैं या मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, ये भी बिजनेसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। जैसे पाकिस्तान में बेतहाशा लॉज अवेलेबल हैं, कंपनी लॉज हैं, पार्टनरशिप एक्ट हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज हैं, डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, साइबर लॉज है, कंपटीशन लॉ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, कॉपीराइट पेटेंट्स हैं।
ये सारे लॉज बेसिकली बनाए जाते हैं बिजनेसेस को रेगुलेट करने के लिए, और असूलन हम कहते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। रेगुलेट और फैसिलिटेशन दो चीज़ें आनी चाहिए इन लॉज से। एक, उनको स्ट्रक्चर प्रोसेस दिया जाए जिसके थ्रू वो गुजर के अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, और ऐसे इस प्रोसेस में उनको लाया जाए जिससे गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, जो अथॉरिटीज़ की मॉनिटरिंग है वो भी साथ साथ चलती रहे। और ऑर्गेनाइजेशंस जब रेगुलेटर्स की अंडर ऑपरेट करती हैं तो उससे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। स्टेक होल्डर में आपका कस्टमर है, आपके सप्लायर हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपके लेंडर्स हैं, उनका ट्रस्ट भी बढ़ जाता है कि भाई गवर्नमेंट रेगुलेटर्स डिफरेंट लॉज के थ्रू कंपनीज को मॉनिटर या कंट्रोल या रेगुलेट कर रहे हैं। अब अगर लॉज आपके स्ट्रक्चर्ड हैं और वो आपके बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो अगेन लीगल स्ट्रक्चर अच्छा होना बिजनेस की ग्रोथ में रोल प्ले करेगा। लेकिन अगर लीगल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लॉज कम है या लॉज हैं तो उनकी कंप्लायंस पे तवज्जो नहीं है, वायलेशंस बेतहाशा हो रही हैं, तो ये एक अनजस्ट लाता है सोसाइटी में। जैसे पाकिस्तान में अनजस्ट कैसे आ जाता है हमारे यहाँ पे बिजनेसेस में कि हमारा एक यहाँ पे लॉ है सेल टैक्स का कि भाई मैं एक अगर मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने बना के जो चीज़ बेचनी है उस पर 18% सेल टैक्स लगा के बेचना है। लेकिन ये तभी है अगर मैं सेल टैक्स कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हूँ, और अगर मैं चोरी छुपे किसी बंद कमरे में बैठ के चीज़ें बना के रेगुलेटर्स से हट के छुप के बना के बेची जा रहा हूँ मार्केट में, तो मैं सेल टैक्स नहीं चार्ज कर रहा। अब एक पार्टी ए की प्राइस 100 है लेकिन गवर्नमेंट कहती है सेल टैक्स के साथ बेचो, वो 118 की बेचेगा। लेकिन पार्टी बी क्योंकि सेल टैक्स के रडार में आई नहीं, छुप के बैठी भी है, वो 100 की बेची जा रही है। तो कंपटीशन कैसे होगा? 100 मेरी चीज़ भी 100 की मैं बेचना चाह रहा हूँ, वो भी 100 की बेचना चाह रहा है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट ने मजबूर किया कि 118 की बेचो सेल टैक्स डाल के। उस पे ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है या आप कह लो कि वो चोरी कर रहा है, वो 100 की बेची जा रहा है, तो आप मुझे इससे कम्पीट करना है, तो ये एक अनफेयर कंपटीशन हो गया ना। तो अगर लॉज आपके अच्छे अंदाज में अप्लाई नहीं हो रहे, फेयरली अप्लाई नहीं हो रहे, तो इट ब्रिंग्स अनफेयर कंपटीशन जो कि बिजनेसेस को डिस्करेज करते हैं, बिजनेसेस उससे तंग होते हैं, और बिजनेसेस के लिए ये कहते हैं कि हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं रहती। बिजनेसेस ऐसी एनवायरनमेंट से भागना चाहते हैं। दे लाइक लॉज, रेगुलेशन है कोई बात नहीं, लेकिन सबके लिए होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए। दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट। रेगुलेशन जरूर हो लेकिन सबके लिए हो और फेयर हो, तो किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर वहां पे डिस्पैरिटी आ जाएगी तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। अच्छा, एक आखिरी छोटी सी हेडिंग, लीगल एनवायरनमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ लीगल एनवायरनमेंट बेसिकली अ गुड लीगल सिस्टम encourages business growth by protecting proprietary rights, resolving disputes, and ensuring fair competition. Business considers these factors when deciding where to invest. एक इंटरनेशनल एक टर्म यूज होती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आप किसी कंट्री में बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो वहां की लीगल एनवायरनमेंट आपके इस इनिशिएटिव को कितना सपोर्ट करती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक इंटरनेशनल पब्लिश होते हैं, आप बेशक जाकर गूगल पे सर्च मार के देखना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे टॉप पे कौन है और पाकिस्तान का नंबर क्या है वहां पे। तो ये बेसिकली इन्वेस्टर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होते हैं, दे कंसिडर दिस इंडेक्स बिफोर डिसाइडिंग विच कंट्री टू इन्वेस्ट इन, और ये लीगल एनवायरनमेंट इस इंडेक्स की डिटर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। पाकिस्तान में जिस तरह अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि लॉ की वायलेशन बहुत ज़्यादा है, ओवरराइड्स बहुत ज़्यादा है, तो आई एम श्योर कि हमारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स है वो बहुत ख़राब होगा, क्योंकि यहाँ पे करप्शन कौन सा 108 है, मतलब हम 108वें नंबर पे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। हमसे ऊपर 107 ममालिक हैं जो हमसे ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को, फेयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। हम तो चूँकि डील कर रहे होते हैं बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड वी सी कि वो कितनी ज़्यादा ट्रबल्स फेस करते हैं रेगुलेटर्स की तरफ से। इवन हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, हमें रेगुलेटर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और बात एट टाइम वी फील कि रेगुलेटर्स आर बीइंग अनफेयर, दे आर बीइंग अनरीजनेबल। तो बहर अनफॉर्चुनेटली ये जनाब कहानी कुछ ऐसे ही है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लीगल एनवायरनमेंट से लिंक होता है, इंटरनेशनल ये एक फैक्टर जो है जो यूज़ किया जाता है। तो इसके साथ ही कहानी हमारी ख़त्म। चैप्टर 5 तो हम पहले की पढ़ चुके हैं ना, तो हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो जिसके साथ ही आज का सेशन हमारा कंक्लूड होता है MFA का। मैंने कोशिश की कि जो फाइनेंस का एरिया था उस पर थोड़ा ज़्यादा हमने टाइम लगाया, क्योंकि मेजर टेक्निकल एरिया भी वही था, और 65
to 70 मार्क्स भी हमें वहाँ से टेस्ट होने हैं। मैनेजरियल एरिया में भी हमारा जो एप्लीकेशन का एरिया था उस पर जो ड्यू टाइम रिक्वायर्ड था कोशिश किया मैंने लगाया जाए उस पर, और तकरीबन हमने कोशिश की कि पास पेपर में जितने भी सवाल मैनेजरियल के हैं, फाइनेंशियल में तो हमने सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं किए थे, लेकिन मैनेजरियल में मैंने कोशिश की है कि जितने क्वेश्चन हमें आए हुए हैं पास पे, उन तकरीबन मैं कहूँगा कि सेफली सारी क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करने की कोशिश की है। मे भी एक आध क्वेश्चन के बीच में से ओमिट हुआ हो, लेकिन वो यकीन को ज़्यादा मुश्किल या टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होगा। तो हमने एप्लीकेशन एरिया को डिटेल में कवर किया, और जो सिंपल एरिया था जो चैप्टर 1, 2, 3 और 12 मैंने कोशिश की कि इसमें भी आपको ओवरव्यू वॉक थ्रू दे दिया जाए। मैं फिर रिपीट कर दूं, 1, 2, 3 एंड 12 क्लासरूम नोट्स भी एट मिनिमम आपको पढ़ना काफ़ी रहेगा। किताब पढ़ सको अच्छी बात है, लेकिन बाकी एरियाज़ के लिए बेटा आपको किताब भी साथ पढ़नी चाहिए, जो हैंडआउट्स मैंने दिए हैं उनके अलावा, ठीक है। और इसमें राइटिंग प्रैक्टिस के रेफरेंस से आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, कि क्योंकि मैंने जो देखा है कि हमारे जो डिस्क्रिप्टिव एरियाज़ में जो चैलेंजिंग बात रहती है, इट इज़ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू राइट, क्योंकि एप्लीकेशन एरिया में रट्टा तो है नहीं। जहाँ पे तो रट्टा है ना 1, 2, 3, 12 में, वहाँ पे तो आपका काम चल जाएगा पुराना जो सीखा हुआ आपने पिछले 12-14 सालों में, लेकिन जहाँ पे एप्लीकेशन नॉलेज है वहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी चाहिए, सोच के लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पास पेपर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्वेश्चन बैंक भी रेफर कर दिया था, बुक शॉप से जो अवेलेबल है, वहाँ से हमारे पास पुरानी स्कीम के क्वेश्चन भी उसमें अवेलेबल हैं। उन एरियाज़ पे जिन पे मैं नई स्कीम में क्वेश्चन नहीं आया, उन एरियाज़ के 1-1, 2-2 क्वेश्चन आप देखना चाहो तो पुरानी स्कीम से भी कर सकते हो, लेकिन लिख के प्रैक्टिस करो बेटा, और याद करके नहीं लिखना। चैप्टर पढ़ना है, नोट्स पढ़ने हैं, फिर सवाल पढ़ के अपनी नॉलेज मुताबिक, चैप्टर नॉलेज के मुताबिक जवाब लिखना है, फिर सॉल्यूशन को देखना है। ये एक्टिविटी अगर आप 8, 10, 15 सवालों पे कर लो तो मुझे लगता है कि दिस विल हेल्प अ लॉट इन इंप्रूविंग योर राइटिंग एबिलिटी। 10-15 सवाल हर चैप्टर के 1-2 सवाल करना चाहो, या किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर के 2 कर लिए, 3 कर लिए, किसी का 1 कर लिया। अनसीन क्वेश्चन चैप्टर पढ़ने के बाद सवाल पढ़ा, फिर उसको लिखा, फिर आंसर से कंपेयर किया, ठीक है। ये एबिलिटी अगर ये प्रैक्टिस अगर करोगे तो मुझे लगता है आप आसानी से अपने 35 के स्कोर में जो मैनेजरियल एनालिसिस का 2-3 नंबर का फ़र्क डाल लोगे। 10 से 15 क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करके 2 से 3 नंबर का फ़र्क डाल लोगे आप अपनी राइटिंग क्वालिटी इंप्रूव करके, तो उस पर बेटा ज़रूर आपने तवज्जो देनी है। तो दैट्स फॉर ऑल जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिवीजन, प्रैक्टिस एंड एग्जाम।